है दमनकारी। दमनकारी को इंग्लिश में बोला जाता है ऑप्रेसिव। दमनकारी का अर्थ होता है, पहले तो हिंदी भी समझ लेते हैं, बहुत लोगों को दमनकारी का अर्थ नहीं पता होगा। दमनकारी मतलब होता है उत्पीड़क। दमनकारी को आप उत्पीड़क या अत्याचारी भी बोलते हो। तो दमनकारी का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा कानून या ऐसी कोई भी व्यवस्था जो लोगों की स्वतंत्रता को, लोगों के फ्रीडम को, लोगों के राइट्स को, उनके ओपिनियंस को दबाने का काम करे। तो दमनकारी उस चीज़ को हम बोलते हैं, उस एक्टिविटी को बोलते हैं दमनकारी, और उसका इंग्लिश जो होता है ऑप्रेसिव होता है। अगर इंग्लिश में बोले तो ट्रीटिंग पीपल इन अ क्रूएल एंड अनफेयर वे, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दमनकारी, ऑप्रेसिव। जैसे अगर हमें बोलना हो कि जनता ने दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो इसे क्या बोलेंगे कि ऑप्रेसिव पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन किया, ऑप्रेसिव के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। नेक्स्ट शब्द है हमारा, अगला शब्द है प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी को इंग्लिश में राइवल बोलते हैं, और यहीं पर जब अब हम बोलना चाहें प्रतिद्वंदिता, तो वहां पर हम बोलेंगे राइवलरी। RIVALRY लग जाता है, ठीक है, वो नाउन हो जाता है, ठीक है। राइवलरी, प्रतिद्वंदी और प्रतिद्वंदिता, मतलब प्रतिद्वंदी राइवल और प्रतिद्वंदिता राइवलरी। तो प्रतिद्वंदी या राइवल का मतलब होता है कि वह व्यक्ति या कोई भी वैसी संस्था या कोई भी वैसा समूह जो किसी दूसरे के सेम गोल को या सेम सक्सेस या सेम पोजीशन पाने के लिए जब कंपटीशन करती है, तो वो सामने वाला क्या हो जाता है, उसका राइवल हो जाता है और कॉम्पिटिटर हो जाता है। नॉर्मली हम कॉम्पिटिटर भी बोलते हैं। तो अ पर्सन और ग्रुप दैट कम्पीट्स विथ अनदर, तो उसे हम राइवल बोलेंगे। अगर हम सेंटेंस के थ्रू समझना चाहें तो जैसे अगर हमें बोलना हो कि वह मेरा प्रतिद्वंदी है, तो ही इज माई राइवल। अगर हमें बोलना हो कि दोनों टीमें प्रतिद्वंदी हैं, दो जो टीमें हैं वो एक दूसरे की प्रतिद्वंदी है, तो कैसे बोलेंगे, बोथ टीम्स आर राइवल्स। फाइन। हमारा अगला शब्द है स्वायत्त। स्वायत्त को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनोमस। अच्छा, स्वायत्त क्या होता है? स्वायत्त मतलब जो स्वयं निर्णय लेने वाला हो, तो उसे हम कहते हैं स्वायत्त, ठीक है। स्वयं निर्णय लेने वाले को हम स्वायत्त बोलते हैं, ऑटोनोमस बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने अगर समझाने के लिए मुझे बोलना हो कि कोई भी ऐसी व्यक्ति, कोई भी ऐसा क्षेत्र या कोई भी ऐसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी ऐसा जो खुद निर्णय स्वयं डिसीजन ले और जो बाहर का एक्सटर्नल कंट्रोल है उससे काफ़ी हद तक फ्री रहे, तो वहाँ पर हम बोलेंगे ऑटोनोमस है ये। फाइन। जैसे अगर हमें बोलना हो कि पहले इंग्लिश में इसका मीनिंग समझते हैं, एनीथिंग एबल टू गवर्न और कंट्रोल इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, तो उसको हम ऑटोनोमस बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे अगर देखना हो तो राज्य को स्वायत्तता मिली है, मतलब द स्टेट गेन्ड ऑटोनॉमी। अगर हमें बोलना हो कि यह एक स्वायत्त संस्था है, तो इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। फाइन। नेक्स्ट शब्द है हमारा, अगला शब्द है निर्धारित। निर्धारित को इंग्लिश में बोलते हैं डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटेड का इंग्लिश मीनिंग होता है चूजन और ऑफिशियली असाइन्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। मतलब कि जो अगर कोई व्यक्ति हो या कोई ऐसे स्थान या कोई ऐसा कार्य हो जो स्पेशल पर्पस के लिए पहले से फिक्स्ड हो या असाइन्ड किया गया हो, जो निर्धारित हो, पहले से डेजिग्नेटेड हो, तो उसे हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड। फाइन। आई होप समझ में आया हो। जैसे अगर हम इंग्लिश एग्जाम्पल देखें तो समय निर्धारित है, मतलब तो कैसे बोलेंगे, द टाइम इज डेजिग्नेटेड, मतलब कि समय पहले से तय किया हुआ है। स्थान निर्धारित किया गया है, मतलब प्लेस जो है पहले से तय किया गया, तो द प्लेस वॉज डेजिग्नेटेड। अगर हमें बोलना हो कि अधिकारी नामित हुआ, तो कैसे बोलेंगे कि तो अधिकारी का इंग्लिश क्या होता है, द ऑफिसर वॉज डेजिग्नेटेड, पहले से असाइन किया हुआ है उस किसी स्पेशल पर्पस, किसी काम के लिए वो ऑफिसर। फाइन। हमारा अगला शब्द है संस्थागत परंपरा। संस्थागत, देखिए संस्था का इंग्लिश होता है इंस्टीट्यूशन और संस्थागत का इंग्लिश होता है इंस्टीट्यूशनल। तो संस्थागत और परंपरा का इंग्लिश होता है ट्रेडिशन। तो संस्थागत परंपरा का इंग्लिश हो गया इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशन। तो अ लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस और कस्टम विद इन एन इंस्टीट्यूशन को हम बोलेंगे संस्थागत परंपरा या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशन। फाइन। तो मतलब होता है इसका कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशन से अर्थ है कि कोई भी संस्था
में लंबे समय से चली आ रही जो प्रैक्टिसेस हैं, चली आ रही जो नॉर्म्स हैं, उनके जो वेज ऑफ वर्किंग, उनकी जो सिस्टम है, जिन्हें समय के साथ स्वीकार कर लिया गया हो, तो वो उस इंस्टीट्यूशन की एक परंपरा बन जाती है। तो उसी को हम कहते हैं संस्थागत परंपरा, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशन। एग्जाम्पल देखें तो जैसे मान लीजिए अगर हमें बोलना हो कि यह संस्थागत परंपरा है, मतलब इट इज एन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशन। संस्था ने, कोई संस्था है, उसने अपनी परंपरा बनाए रखी, तो कैसे बोलेंगे? द इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड द ट्रेडिशन। फाइन, तो इस तरह से हम यूज करेंगे शब्द का। नेक्स्ट शब्द है हमारा सर्वाधिक। सर्वाधिक का अर्थ होता है सबसे अधिक, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम हाईएस्ट। सर्वाधिक का इंग्लिश होता है हाईएस्ट। हाई मतलब ऊंचा, अधिक भी बोल सकते हो। हायर मतलब अधिक ऊंचा, और हाईएस्ट मतलब सबसे अधिक, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट, सब सर्वाधिक, ठीक है। इंग्लिश में इसका मीनिंग है ग्रेटर देन ऑल अदर्स इन अमाउंट, इन लेवल और इन डिग्री। तो किसी समूह, किसी मात्रा या किसी लेवल, स्तर या किसी संख्या में सबसे अधिक होना वो हम सर्वाधिक बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, उसका जो अंक है, उसका जो स्कोर है वो सर्वाधिक है। हिज स्कोर इज द हाईएस्ट। अगर हमें बोलना हो यह सबसे अधिक कीमत है, मतलब कि इससे ज़्यादा इसकी कीमत नहीं हो सकती, यह सबसे अधिक कीमत है, तो दिस इज द हाईएस्ट प्राइस। कंपनी का लाभ सर्वाधिक रहा, मतलब द कंपनीज प्रॉफिट वाज द हाईएस्ट। नेक्स्ट अगला शब्द है संगठित। संगठित को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड, या कभी कभी हम प्लान्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। संगठित भी बोल सकते हैं, व्यवस्थित भी बोल सकते हैं। फाइन, ऑर्गेनाइज्ड का इंग्लिश मीनिंग होता है अरेंज्ड और मैनेज्ड इन अ सिस्टमेटिक वे, और अरेंज्ड और मैनेज्ड इन अ सिस्टमेटिक वे। देखिए अभी शब्दों के साथ ना खेलना अगर आपको आ गया, खेल के साथ अगर आप समझते हैं तो आपके बहुत सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, संगठित, उसको ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं। यही यहाँ पे संगठन रहता तो ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। संगठित करना ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। संगठनात्मक तो उसे आप बोलते हो ऑर्गेनाइजेशनल। तो इस तरह से शब्द जो है सेम रहते हैं रूट, लेकिन उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जैसे चेंज होता है हिंदी और इंग्लिश में, उस तरह से उसके वर्ड बदल जाते हैं। तो इस तरह से आप एक वर्ड को सीखते हुए कई वर्ड्स, एक वर्ड को समझते हुए कई वर्ड्स सीख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ देखते हैं संगठित का इंग्लिश होता है ऑर्गेनाइज्ड, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई काम, कोई ग्रुप, कोई सिस्टम जो वेल अरेंज्ड हो और प्लान्ड तरीके से संचालित हो, ठीक है, वो प्लान तरीके से चल रहा हो, संचालन जिसका किया जा रहा हो, तो संगठित, ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड। जैसे एग्जाम्पल में बोलना हो कि यह जो समूह है वो संगठित था, मतलब द ग्रुप वाज ऑर्गेनाइज्ड, या यह अभियान संगठित था, द कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज्ड। फाइन, तो इस तरह से हम वर्ड का यूज करेंगे। अगला शब्द है केंद्रीकृत। केंद्रीकृत का इंग्लिश होता है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड मतलब क्या हुआ कि कोई भी संस्था या कोई भी व्यवस्था, कोई भी प्रशासन की शक्ति, पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, नियंत्रण जिसका, कंट्रोल और जिसका निर्णय, डिसीजन मेकिंग का जो भी पावर होता है, वो एक ही केंद्रीय स्थान या प्राधिकरण में केंद्रित होना, तो उसको हम कहते हैं केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। केंद्र नियंत्रित भी बोल सकते हैं, या हम बोलते हैं एकीकृत नियंत्रण वाला, जो एक जगह ही उसका सारा कुछ जो मैनेज होता है, जो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है, कंट्रोल जो है, वो एक जगह का है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज्ड। इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग समझे तो कंट्रोल्ड फ्रॉम वन सेंट्रल अथॉरिटी और प्लेस। जैसे अगर हमें इंग्लिश में बोलना, सेंटेंस में बोलना हो कि प्रशासन जो है केंद्रीकृत था, मतलब द एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। व्यवस्था केंद्रीकृत है, द सिस्टम इज सेंट्रलाइज्ड। तो इस तरह से हम इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा अगला शब्द है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन का इंग्लिश होता है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए प्रांत का इंग्लिश होता है प्रोविंस, और यहीं पर जब प्रांतीय बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रोविंशियल, और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो प्रांतीय प्रशासन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन।
मतलब क्या होता है? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब किसी प्रोविंस या किसी राज्य स्तरीय क्षेत्र के शासन, उसका रूल, उसका प्रबंधन, मैनेजमेंट और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से होता है, ठीक है। प्रांतीय प्रशासन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग समझे तो द गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ अ प्रोविंस को हम कहते हैं प्रांतीय प्रशासन, ठीक है। अगर जैसे इंग्लिश में बोलना हो हमें, सेंटेंस में यूज करना हो, जैसे बोलना हो कि प्रांतीय प्रशासन जो है वो सक्रिय था, तो द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज एक्टिव। नेक्स्ट शब्द है विभागीय ढांचा। विभागीय ढांचा, विभागीय ढांचा का इंग्लिश होता है डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर। ढांचा का इंग्लिश होता है स्ट्रक्चर, और डिपार्टमेंट मतलब विभाग, डिपार्टमेंटल मतलब विभागीय, ठीक है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है द अरेंजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर। तो इसका अर्थ होता है कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट सिस्टम जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की संरचना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की स्ट्रक्चर, रोल्स और आपसी अरेंजमेंट से हो, तो उसे हम विभागीय ढांचा बोलते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो उसी बहुत सारे डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर हैं। फाइन, इंग्लिश में सेंटेंस देखते हैं हम। जैसे अगर हमें बोलना हो कि विभागीय ढांचा इस जगह का, इस ऑर्गेनाइजेशन का स्पष्ट था, मतलब द डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर वाज क्लियर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, नेक्स्ट शब्द है व्यापक अधिकार। व्यापक अधिकार का अर्थ क्या है? व्यापक का अर्थ होता है एक्सटेंसिव, अधिकार का अर्थ होता है अथॉरिटी भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एक्सटेंसिव पावर्स या एक्सटेंसिव अथॉरिटी भी बोल सकते हैं। एक्सटेंसिव पावर का इंग्लिश मीनिंग ये है कि लार्ज और वाइड रेंजिंग अथॉरिटी एंड कंट्रोल। तो एक्सटेंसिव पावर या व्यापक अधिकार का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी अधिकारी को दिए गए बहुत व्यापक, ब्रॉड और बड़े स्तर के अधिकार, अथॉरिटी एवं पावर्स। तो जब हम किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को या किसी ऑफिसर को बहुत ब्रॉड लेवल का अथॉरिटी और पावर देते हैं, तो वहां पर उसको हम बोलते हैं कि इसका व्यापक अधिकार है, ठीक है। अगेन, लार्ज और वाइड रेंजिंग अथॉरिटी एंड कंट्रोल को हम व्यापक अधिकार बोलेंगे। जैसे कि अधिकारी के पास व्यापक अधिकार है, द ऑफिसर हैज एक्सटेंसिव पावर्स। नेक्स्ट शब्द है मूल्यांकन। मूल्यांकन का इंग्लिश होता है असेसमेंट, ठीक है। मूल्यांकन करना, तो उसको क्या इंग्लिश में बोलेंगे? असेस करना, ठीक है। असेस वो वर्ब हो जाता है, और मूल्यांकन जो है ये नाउन संज्ञा है, तो उसका इंग्लिश होगा असेसमेंट। तो असेसमेंट जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी वर्क का या किसी भी प्रदर्शन का इवैल्यूएशन को कह सकते हैं। या जैसे इवैल्यूएट जब करना हो तो असेस करना होता है, या अप्रेजल, ठीक है ना, आकलन, अप्रेजल करने की प्रक्रिया, जिससे उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो प्रगति है, वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, इसका पता चलता है। तो किसी चीज़ का भी जो असेसमेंट किया जाता है, इन सब कारणों से किया जाता है। इन सब कारणों से किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का या उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ जजिंग और मेजरिंग क्वालिटी, एबिलिटी और प्रोग्रेस ऑफ एनीथिंग और एनी पर्सन। अगला शब्द है प्रावधान। प्रावधान का इंग्लिश होता है प्रोविजन। प्रोविजन इंग्लिश में बोले तो अ रूल और कंडीशन और अरेंजमेंट मेड इन एडवांस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रावधान। फाइन, तो किसी कार्य, किसी योजना, किसी व्यवस्था में पहले से किया गया अरेंजमेंट, पहले से दी गई फैसिलिटी या नियम होता है, ठीक है। किसी भी कार्य का, किसी भी योजना का, किसी भी कानून का, लॉ का जब पहले से जो अरेंजमेंट किया होता है, फैसिलिटी होती है, उनके क्लॉजेस होते हैं, उसी को हम उस चीज़ का प्रावधान बोलते हैं, ठीक है। अगेन, अगर हमें समझना हो इंग्लिश में, तो अ रूल, कंडीशन और अरेंजमेंट मेड इन एडवांस ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड प्रावधान, प्रोविजन। जैसे कहते हैं ना, ये इसका प्रोविजन है। जैसे कानून में नया प्रावधान जोड़ा गया, तो कैसे बोलेंगे? अ न्यू प्रोविजन वाज एडेड टू द लॉ। अगर हमें बोलना हो कि संविधान का यह प्रावधान महत्वपूर्ण है, तो दिस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हम वर्ड्स का यूज करके समझेंगे। अगला शब्द है अंतर्विरोध। अंतर्विरोध का इंग्लिश होता है कॉन्ट्राडिक्शन, या विरोधाभास भी आप बोल सकते हो। जो मन में एक
द्वंद्व चलते रहता है ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। का अर्थ होता है कि जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं या जो कोई आपकी विचार होती है, कोई आपकी नीति होती है या आपकी मौजूदा स्थिति में जो इनकंसिस्टेंसी चलता रहता है या कॉन्फ्लिक्ट जिसे आप बोलते होता है, जहाँ दो बातों, अगर इंग्लिश नॉर्मली समझे तो जहाँ दो बातें जो हैं या बातें जो हैं वो एक दूसरे से मेल ना खाए, कॉन्ट्रडिक्शन हो, ठीक है, अंतर विरोध हो और दोनों सेम ना हो, अलग अलग पहलू बताए, तो उसको हम अंतर विरोध कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। फाइन। जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश में इसका मीनिंग है अ सिचुएशन वेयर टू स्टेटमेंट्स और आइडियाज कैन नॉट बोथ बी ट्रू। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे इस व्यक्ति ने एक ही सिचुएशन के लिए दो बातें बताई लेकिन दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, इस तरह से हम समझेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। मतलब कि जो एक ही सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए दो बातें और दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, तो वो दो बातें क्या हुई, कॉन्ट्राडिक्ट हुई, वो कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे उसने बयान में विरोधाभास था, उसके बयान में विरोधाभास था, या उसका ऐसा बोल सकते कि उसके जो बयान थे वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, तो इसे कैसे बोलेंगे, देयर वाज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन हिज स्टेटमेंट। हमारा अगला शब्द है गुटबाजी। गुटबाजी, गुटबाजी को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म, गुटबाजी या दलों में बंटकर काम करना, गुट बनाना, तो उसे हम फैक्शनलिज्म बोलेंगे। फैक्शनलिज्म का इंग्लिश मीनिंग होता है द प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मिंग राइवल ग्रुप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। गुटबाजी। अच्छा, गुट को क्या बोलते हैं, गुट बना लिया उसने, तो फैक्शन उसे बोलेंगे, फैक्शन। गुट से संबंधित कुछ भी होता है तो उसे हम फैक्शनल बोलते हैं, ठीक है, फैक्शनल। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पार्टी होती है, कोई इंस्टीट्यूशन होती है, कोई ग्रुप होती है, तो उनके भीतर लोग जब अलग अलग गुट मतलब फैक्शंस बनाकर अपने हितों के लिए काम करते हैं और आपस में कॉन्फ्लिक्ट या राइवलरी रखते हैं, करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस चीज़ को हम फैक्शनलिज्म बोलते हैं, फैक्शनलिज्म कहते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो कि पार्टी में गुटबाजी बढ़ गई, तो फैक्शनलिज्म इंक्रीज्ड इन द पार्टी। शब्द है कठपुतली। कठपुतली एक संज्ञा होता है और कठपुतली का इंग्लिश में बोला जाता है पपेट। कठपुतली को हम इंग्लिश में बोलते हैं पपेट, और कठपुतली चलाने वाले को हम बोलते हैं पपीटियर, पपीटियर, ठीक है। तो कठपुतली हो गया पपेट। कठपुतली किसे कहते हैं, खासकर आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, ये ऐसा डॉल या ऐसा पुतला होता है जिसे स्ट्रिंग से, हाथों से या और भी तरीके से चलाया जाता है, और कभी कभी यह एज अ रूपक, फिगरेटिव साइड से भी यूज, कॉन्टेक्स्ट में भी यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आप कहते हो कि क्या तुम उसकी कठपुतली हो, तो यह फिगरेटिव टाइप से यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब कि कोई आपको इशारों में इंस्ट्रक्शन दे रहा है और आप उसका बिना समझे, बिना जाने काम किए जा रहे हो, जो वो कह रहा है वो करे जा रहे हो, तो ये फिगरेटिव कॉन्टेक्स्ट में ये यूज हो गया कठपुतली। फाइन। तो एग्जाम्पल इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग देखें तो अ पपेट इज अ फिगर मूव्ड बाय स्ट्रिंग्स, हैंड्स और अनदर पर्सन, ठीक है। जैसे कि मुझे बोलना हो कि मेले में एक कठपुतली का खेल हुआ एक, तो उसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, अ पपेट शो वाज हेल्ड एट द फेयर। FAIR, फेयर मतलब मेला होता है, ठीक है। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि वह दूसरों की कठपुतली बन गया, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सेकंड वाला है, दूसरों की कठपुतली बन गया, मतलब क्या हुआ कि ही बिकेम अ पपेट ऑफ द अदर्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और कैसे इसे यूज करते हैं ये भी आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, बहुत कॉमन वर्ड है जासूस बोलते हैं, जासूस। जासूस को इंग्लिश में बोला जाता है डिटेक्टिव, डिटेक्टिव, ठीक है। जासूस, डिटेक्ट मतलब होता है पता लगाना, उसी से है ये डिटेक्टिव। तो जो पता लगाता है उसे हम डिटेक्टिव बोलते हैं, और ये नाउन होता है क्योंकि ये एक पर्सन के बारे में बोला जा रहा है। फाइन। तो जासूस वह व्यक्ति होता है जो गुप्त रूप से सीक्रेटली जानकारी, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, मिस्ट्रीज को सॉल्व करता है और क्राइम की जांच करता है, इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हो, ठीक है। तो जासूस का इंग्लिश क्या हो गया, डिटेक्टिव। इंग्लिश में बोले तो अ डिटेक्टिव इज अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स क्राइम्स एंड गैदर्स इंफॉर्मेशन। जैसे कि पुलिस ने एक जासूस नियुक्त किया है या अपॉइंट किया है, जैसे आप बोल सकते हो, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे, द पुलिस अपॉइंटेड अ डिटेक्टिव। फाइन। अनुभवी जासूस ने सबूत खोज लिया, तो कैसे इसे बोलोगे, द एक्सपीरियंस्ड डिटेक्टिव फाउंड द एविडेंस और फाउंड द प्रूफ। फाइन। तो जासूस का इंग्लिश क्या हो गया, डिटेक्टिव। नेक्स्ट वन इज विश्वासघात। विश्वासघात को इंग्लिश में विश्वासघात बोलते हो, धोखा भी बोल सकते हो। तो विश्वासघात को इंग्लिश में बोला जाता है क्या, बिट्रेयल। बिट्रेयल, BETRAYAL। इसका स्पेलिंग याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो बिट्रेयल क्या होता है या विश्वासघात क्या होता है, तो जब कोई व्यक्ति किसी के ट्रस्ट को तोड़कर धोखा देता है, या धोखा को इंग्लिश में डिसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति किसी का भरोसा तोड़ता है, किसी को धोखा देता है या उसके खिलाफ काम करता है, तो उसे आप बोलते हो बिट्रेयल।
जनरली ये क्या होता है कि ब्रेकिंग समवन्स ट्रस्ट और बीइंग डिसलॉयल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विश्वासघात। बैक स्टैबिंग बोलते हो ना, बैक स्टैब उसने कर दिया, तो वो भी होता है विश्वासघात उसने कर दिया। जैसे कि उसने अपने फ्रेंड के साथ विश्वासघात किया, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, ही कमिटेड बिट्रायल अगेंस्ट हिज और हर फ्रेंड। ठीक है, विश्वासघात से रिश्ता टूट जाता है या टूट गया, तो द रिलेशनशिप ब्रोक ड्यू टू बिट्रायल। फाइन। हमारा अगला शब्द है सहना। सहना कहते हैं ना, सहना या झेलना, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंड्योर। ठीक है, एंड्योर, टू सफर और बियर समथिंग डिफिकल्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब हम लंबे समय तक कोई व्यक्ति होता है जो किसी डिफिकल्टी को, किसी प्रॉब्लम को, किसी परेशानी को, हार्डशिप को, दबाव को, प्रेशर को जब बिना हार माने सहता जाता है, सहता रहता है, झेलता रहता है, तो वहां पर हम कहते हैं एंड्योर। जैसे आपने सुना होगा एंड्योरेंस पावर, मतलब इसमें एंड्योरेंस पावर बहुत है, इसमें एंड्योर करने की क्षमता है, मतलब सहने की क्षमता है। फाइन। टॉलरेट करना बोल सकते हो, बेयर करना, BEAR, बेयर करना बोल सकते हो, मतलब सफर कर रहे हो लेकिन फिर भी आप उस चीज को झेल रहे हो, तो इंड्योर मीन्स क्या हो गया, टू सफर और बेयर समथिंग डिफिकल्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे अगर हमें बोलना हो कि उसने बहुत ही सहन किया है, तो ही हैड टू, उसे बहुत सहन करना पड़ा, मतलब ही हैड टू एंड्योर अ लॉट। जैसे अगर हमें बोलना हो कि उसे दर्द सहन करना पड़ रहा है या पड़ा, तो शी हैड टू एंड्योर द पेन। करना पड़ा में हैड टू लगेगा। फाइन। नेक्स्ट वन इज बहिष्कार। बहिष्कार का इंग्लिश होता है बॉयकॉट। ठीक है, किसी व्यक्ति या किसी संस्था, किसी वस्तु को, जनरली कोई भी एक्टिविटी हो, जब जानबूझकर आप विरोध करते हैं, उससे संबंधित कोई भी चीज जो है, आप उसका मतलब आप बहिष्कार कर देते हैं, आप उसको यूज करना बंद कर देते हैं, उसकी चीजें एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं, तो उसको आप कहते हैं ना बहिष्कार करना। ठीक है, बहिष्कार करना मतलब क्या, कि अगर जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, तो वो कोई प्रोडक्ट दे रही है, आपने कंपनी को बहिष्कार करना है, तो आप उसके प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे। ठीक है, तो ये होता है बहिष्कार करना। अ रिफ्यूजल टू सपोर्ट और रिफ्यूजल टू बाय और रिफ्यूजल टू डील विद समवन और समथिंग एज अ प्रोटेस्ट ये एक प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है, बहिष्कार करना किसी चीज का। तो जैसे मान लो अगर हमें बोलना हो कि लोगों ने उस प्रोडक्ट के बहिष्कार की घोषणा की या बहिष्कार करने के लिए बोला, तो क्या बोलोगे, पीपल अनाउंस्ड अ बॉयकॉट ऑफ दैट प्रोडक्ट, मतलब कि अब आप उस प्रोडक्ट को नहीं यूज करना है, बहिष्कार करो। ठीक है, तो ये हो गया बॉयकॉट। नेक्स्ट है सहपाठी हिंदी का शब्द है, और ये जो है फ्रेंड नहीं बोलते हैं। ठीक है, जैसे बहुत लोग हैं ना, सहपाठी, ये मेरा सहपाठी है, मतलब ये मेरा फ्रेंड है, तो फ्रेंड नहीं बोलेंगे, इसका करेक्ट इंग्लिश होता है क्लासमेट। ठीक है, एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी को हम सहपाठी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो छात्र या छात्रा, फॉर फीमेल छात्रा, आपके साथ एक ही क्लास में पढ़ता है या पढ़ती है, तो उसे हम सहपाठी बोलेंगे। अ स्टूडेंट हु स्टडीज इन द सेम क्लास एज अनदर स्टूडेंट, तो उसे हम सहपाठी बोलेंगे। जैसे मेरा एक सहपाठी बहुत अच्छा है या मेरा एक सहपाठी बहुत मेहनती है, तो माय क्लासमेट बोलेंगे, माय फ्रेंड नहीं बोलेंगे। फ्रेंड का हिंदी होता है दोस्त। तो मेरा एक सहपाठी बहुत मेहनती है, तो मेरा माय क्लासमेट इज वेरी हार्ड वर्किंग। मेरा एक सहपाठी बहुत अच्छा है, माय क्लासमेट इज वेरी गुड पर्सन, और जो भी बोलना हो बोल सकते हैं। या तो समझ में आया डिफरेंस। नेक्स्ट इज नीचा दिखाना। किसी को नीचा दिखाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिलिएट कर। टू ह्यूमिलिएट वर्ब है, ठीक है, क्रिया है। तो जब किसी व्यक्ति को सबके सामने इंसल्ट करके उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को कम किया जाता है, तो वही चीज होती है क्या, कि सामने वाले को आप नीचा दिखा रहे हो। अपमानित करना बोल सकते हो, तिरस्कार करना बोल सकते हो, किसी को शर्मिंदा करना बोल सकते हो। इंसल्ट जनरली ये पब्लिकली होता है। ठीक है, तो टू मेक समवन फील असेम्ड मतलब शर्मिंदा, और लेस इंपॉर्टेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, मतलब कि उसको महत्वहीन दिखाना, कि लेस इंपॉर्टेंट है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये सब क्या हो गया, नीचा दिखाना। फाइन। जैसे अगर हमें बोलना हो कि उसे सबके सामने नीचा दिखाया गया, या मुझे सबके सामने नीचा दिखाया गया, तो उसे सबके सामने नीचा दिखाया गया अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, ही वॉज ह्यूमिलेटेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, आई वॉज ह्यूमिलेटेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। फाइन। या अगर बोलना हो कि उसने अपने दोस्तों को नीचा दिखाया, तो ही ह्यूमिलिएटेड हिज फ्रेंड्स। फाइन। सो अगला हमारा शब्द है शर्मिंदा करना। शर्मिंदा करना को इंग्लिश में बोलते हैं अबैश। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया वर्ड है, शर्मिंदा करना, अबैश। मतलब कि जब आप किसी व्यक्ति को ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जब वह शर्म और संकोच, शर्म का इंग्लिश होता है शेम, और संकोच का इंग्लिश होता है मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना
अवॉकनेस, ठीक है। तो जब आप किसी व्यक्ति को शर्म फील करवा दे, ऐसा फील करवा दे, संकोच वाला फीलिंग दे दें, तो उसे आप कहते हैं शर्मिंदा करना, अबैश करना, ठीक है। टू मेक समवन फील एम्बैरेस्ड और अशेम्ड, वहां पर हम अबैश बोलेंगे। फाइन। जैसे उसकी बातों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया, या तुम्हारी बातों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया, तो योर वर्ड्स अबैस्ड मी, ऐसे हम यूज करेंगे। फाइन। जैसे मान लो हमें बोलना हो कि उसे सबके सामने शर्मिंदा किया गया, तो ही और शी वॉज अबैस्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो इस तरह से हम शर्मिंदा करना, अबैश वर्ड इसके लिए यूज करेंगे। अगला शब्द है एकांत। एकांत मतलब क्या होता है? अकेलापन, जिसे आप बोलते हो, अकेले रहने की जो स्थिति होती है उसे आप एकांत बोलते हो इन हिंदी। अकेलापन या एकांतवास भी बोल सकते हो। तो स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? सॉलिट्यूड। तो जब कोई व्यक्ति सभी लोगों से दूर, जनरली पीसफुल माहौल में रहना चाहता है, अकेले समय बिताता है, तो उसे हम कहते हैं एकांत, सॉलिट्यूड। या जनरली क्या होता है ना, अक्सर आपको शांति, पीस और आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए जनरली पर्सन, कोई भी व्यक्ति ढूंढता है एकांत वास, ठीक है। सॉलिट्यूड, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, ऑफन पीसफुल एंड क्वाइट। इसका जैसे मान लो अगर हमें एग्जाम्पल यूज करना है, तो मैं एकांत में रहना पसंद करती हूँ, तो क्या मैं बोलूंगी? आई प्रेफर सॉलिट्यूड, ठीक है। या मैं कुछ समय एकांत में बिताना चाहती हूँ, तो आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम इन सॉलिट्यूड। तो इस तरह से हम शब्दों का यूज करेंगे अपने वाक्यों में। नेक्स्ट, अगला शब्द है उन्मूलन करना। उन्मूलन करना को इंग्लिश में हम बोलते हैं, पहले उन्मूलन करना का समझते हैं, पूरी तरह समाप्त करना। तो जब हम किसी चीज को पूरी तरह समाप्त करते हैं, तो उसे आप अच्छे हिंदी में क्या बोलते हो? उन्मूलन करना, मतलब इरेडिकेट करना या अबॉलिश करना या एलिमिनेट, कंप्लीटली एलिमिनेट करना, ठीक है। तो टू रिमूव समथिंग कंप्लीटली सो दैट इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स, मतलब किसी चीज को पूरी तरह खत्म करना ताकि उसका कोई अस्तित्व ना बचे, कंप्लीटली रिमूव, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। जैसे मान लो कि अगर हमें बोलना हो कि सरकार ने गरीबी का उन्मूलन करने के लिए योजना शुरू की, तो हम कैसे बोलेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने स्टार्ट किया प्लान टू इरेडिकेट पोवर्टी। गरीबी को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? पोवर्टी। तो द गवर्नमेंट स्टार्टेड अ प्लान टू इरेडिकेट पोवर्टी, या अबॉलिश भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इस बीमारी का, जैसे पोलियो है तो नहीं, स्मॉल पॉक्स है, तो इस स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन मुश्किल था, तो इट वॉज डिफिकल्ट टू इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स डिजीज। नेक्स्ट इज, अच्छा, उन व्यूअर से मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई व्यूअर हैं या कोई ऐसे हैं जो वो कैब पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, और उनके माइंड में कोई अलग तरह से कॉन्सेप्ट है, कोई इस तरह से अगर पढ़ाया जाता, ये स्ट्रक्चर होता तो और अच्छा रहता, तो आप अपने ओपिनियन, अपनी पर्सपेक्टिव मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, हमारा अगला शब्द है घृणित या अत्यंत नापसंद। घृणित या अत्यंत नापसंद को इंग्लिश में हम बोलते हैं अबहॉरेंट। अबहॉरेंट, ABHORRENT, ये भी एग्जाम रिलेटेड वर्ड है। अबहॉरेंट, अबहॉर मतलब क्या होता है? ABHOR, अबहॉर मतलब होता है घृणा करना। तो जब कोई चीज इतनी बुरी या इतनी गलत हो कि उससे मतलब बहुत ज्यादा नफरत, कहते हैं ना, गहरी नफरत या बहुत ज्यादा घृणा हो जाए, या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, तो उसे हम अबहॉरेंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, तो दैट इज अबॉरेंट। नेक्स्ट इज घिसने का सामान। देखिए, घिसने का सामान जो शब्द है ना, ये एग्जाम में पूछा गया है, घिसने का सामान करके नहीं। इसका इंग्लिश से जैसे अब्रेसिव का मतलब क्या होता है, तो अब्रेसिव मतलब घिसने का सामान को हम अब्रेसिव बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट इसका समझते हैं, ठीक है। अब ये घिसने वाला चीज जो है ना, ग्राइंडिंग मटेरियल से मतलब होता है। ये ऐसा पदार्थ होता है जो किसी चीज की सतह को, किसी चीज की सरफेस को चमकाने, पॉलिशिंग या साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि घिस कर चमकाना, साफ करना। तो जनरली ये ना, जैसे मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पहले तो इसका इंग्लिश मीनिंग समझते हैं। मटेरियल यूज्ड फॉर रबिंग, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग सरफेसेस, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? अब्रेसिव। जैसे मान लो हमें बोलना हो कि इस मशीन में जो मटेरियल है को घिसने का सामान इस्तेमाल होता है, तो दिस मशीन यूजेज एन एब्रेसिव फॉर ग्राइंडिंग मटेरियल, मतलब ये जो मशीन है घिसने के लिए यूज किया जाता है सरफेस को। या जूते बनाने में घिसने का सामान काम आता है, तो अब्रेसिव्स आर यूज्ड इन मेकिंग शूज। तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो। हमारा अगला शब्द है आदिवासी। आदिवासी को इंग्लिश में बोला जाता है
एब ओरिजिनल, एब ओरिजिनल मूल निवासी भी आप उसे बोल सकते हो। तो एब ओरिजिनल शब्द का जो यूज है उन लोगों के लिए जनरली होता है जो किसी देश, किसी एरिया, किसी क्षेत्र के सबसे पहले फर्स्ट इनहेबिटेंट्स होते हैं, ठीक है, पहले निवासी जो मतलब उनसे स्टार्ट हुआ है। तो यह जो वर्ड है, यह शब्द जो है अक्सर आज इंडिजिनस पीपल आपने सुना होगा, इंडिजिनस पीपल का भी वही अर्थ होता है जो तुम स्टार्टिंग के हो, ठीक है। तो लेकिन जो जनरली ना ये किसी भी क्षेत्र के, किसी भी एरिया के जो मूल निवासी हैं उनके लिए आप एब ओरिजिनल यूज करोगे। आदिवासी या मूल निवासी भी आप बोलोगे। तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस स्पेशली बिफोर कॉलोनाइजेशन और लेटर सेटलर्स। कॉलोनाइजेशन जो ब्रिटिशर्स ने किया था, ठीक है। तो क्या हुआ इसका मतलब कि जो मूल निवासी हो उस स्थान के, आदिवासी, प्राचीन निवासी। मान लो मैं जैसे बोलना है कि सरकार ने या कोई ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते तो ऑर्गेनाइजेशन ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने आदिवासी अधिकारों की रक्षा की, तो हम कैसे बोलेंगे, दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्टेड एब ओरिजिनल राइट्स। तो इस तरह से हम शब्द का यूज करेंगे। अगला वर्ड है, अगला शब्द है उतार चढ़ाव वाली आवाज। ऐसी आवाज जो ऊपर नीचे होती हो, ताल लय कहते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे हम कैडेंस। कैडेंस, कैडेंस का मतलब क्या हो गया कि बोलने में या संगीत में आवाज की जो रिदम होती है, उतार चढ़ाव। तो यह किसी भी लैंग्वेज के बोलने के तरीके, या आप कोई पोयम की कोई पोयम पढ़ रहे हो तो उसका जो लय होता है, कोई म्यूजिक की जो स्पीड होती है, उतार चढ़ाव, तो ये सब चीज दर्शाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैडेंस, ठीक है। लय, ताल, आवाज का उतार चढ़ाव, रिदम बोलते हो आप। तो द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस और रिदम इन स्पीच, इन म्यूजिक और इन मूवमेंट। When we go through examples तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे उसकी आवाज की जो लय है वो बहुत ही शांत थी, तो इसे यहाँ पे बोल सकते हैं कैडेंस ऑफ हिज और हर वॉइस वाज वेरी काम। नेक्स्ट इज षड्यंत्रकारी गुट या षड्यंत्रकारी समूह या गुप्त, सीक्रेट ग्रुप जिसे आप बोलते हो, तो उसे इंग्लिश में कबल बोलेंगे या काबल बोलेंगे, ठीक है। दोनों तरह से आप प्रोनाउंस कर सकते हो। तो हम यहाँ पे काबल बोलते हैं। तो काबल का मतलब होता है ऐसा सीक्रेट ग्रुप, लोगों का समूह जो मिलकर निजी फायदे के लिए, अपनी प्रॉफिट के लिए या पॉलिटिकल कोई रीजन होता है उसके लिए छुपकर योजना बनाता है। और यह अक्सर जो है षड्यंत्र मतलब कॉन्स्पिरेसी की तरह होता है। तो कॉन्स्पिरेसी करना जिसे आप बोलते हो, तो बहुत लोगों का मिलकर जब किसी चीज के लिए आप कॉन्स्पिरेसी करते हो तो वहां पर आप एक शब्द क्या बोलोगे इंग्लिश में, काबल। गुप्त षड्यंत्रकारी समूह या प्रभावशाली छुपा हुआ ग्रुप या गुट जिसे आप बोलते हो, अ सीक्रेट ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान टुगेदर ऑफन टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स और एनी काइंड ऑफ डिसीजन। जैसे मान लो अगर हमें बोलना हो कि पत्रकारों ने एक षड्यंत्रकारी ग्रुप का खुलासा किया, तो क्या बोलेंगे, जर्नलिस्ट्स एक्सपोज्ड अ क्या, काबल, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। हमारा अगला वर्ड है, अच्छा एक शब्द होता है स्त्रैन या औरताना गुण जिसे आप बोलते हो, औरतना गुण या औरताना गुण भी बोलते हो। इसका मतलब क्या होता है, तो ये जनरली जो शब्द है ना ऐसे पुरुषों के लिए यूज किया जाता है जिसमें थोड़ा सा फीमेल वाली जो क्वालिटी होती है, वैसी क्वालिटी, वैसा बिहेवियर जो फीमेल्स में होते हैं, जो वुमेन में होते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एफिमिनेट। ये एडजेक्टिव होता है, ये किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, मतलब कि ये इस प्रकार का व्यक्ति है, एफिमिनेट है। तो एफिमिनेट वर्ड अक्सर ऐसे पर्सन के लिए, मतलब ऐसे मेल पर्सन के लिए यूज किया जाता है जिसका बिहेवियर, बोलने का तरीका, हाव भाव बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो और जनरली ट्रेडिशनली ये बहुत फेमिनिन लाइक हो, ठीक है। यह शब्द जो है या वर्ड जो है नेगेटिव टर्म में ही यूज करते हैं, इसलिए सावधानी से इस्तेमाल इसका करें। अगर आपको यूज करना हो एफिमिनेट शब्द का तो अच्छे से इस्तेमाल करें, जहां यूज करना है किसी को भी ऐसे नहीं बोल दें। तो अ मैन हु शोज बिहेवियर और मैनरिज्म्स कंसीडर्ड ट्रेडिशनली फेमिनिन, जैसे हाथ इस तरह से ऐसे करके बात करना, या लड़कियों की तरह, लड़की या औरत जैसे बात करती है तो उसी तरह का बिहेवियर, उसी तरह के हाव भाव, उसी तरह की बोलचाल अगर किसी पुरुष के थ्रू आप सुनते हो तो वहां पर आप क्या बोलोगे, एफिमिनेट। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल बोलना हो, उसका व्यवहार जो है, उसका बिहेवियर जो है कुछ लोगों को और ताना लगा, तो हम कैसे बोलेंगे, हिज बिहेवियर सीम्ड एफिमिनेट टू सम पीपल। ध्यान दीजिएगा ये सिर्फ पुरुष के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला शब्द है बेमेल। बेमेल सा है ये, मतलब क्या हुआ, मिसमैच, इनकम्पैटिबल जिसे आप बोलते हो। बेमेल का मतलब क्या होता है कि जब दो चीजों का आपस में मेल ना हो या मेल ना खाता हो, नॉट मैचिंग,
कोई रिलेशन के लिए आप बोल सकते हो, जैसे जोड़ी के लिए आप बोल सकते हो। तो ये सब जब कोई जोड़ी या कोई रिलेशन सही से फिट ना हो, या कपड़े के लिए बोल सकते हो, विचार के लिए बोल सकते हो, रिश्ते हो कोई किसी भी तुलना में, ये जनरली आप इस्तेमाल कर सकते हो, मिसमैच है, इनकम्पैटिबल है। जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। एक व्यक्ति है जो बहुत ही अच्छा दिख रहा हो, बहुत ही साफ सुथरे कपड़े में हो, बहुत ही स्टनिंग दिख रहा हो, और लेकिन जब वो मुंह खोलता हो तो उसकी जो भाषा है वो बहुत ही गलत हो, मतलब अच्छा नहीं हो। तो आप कैसे बोलेंगे कि इसकी जो नॉलेज है, इसकी जो लैंग्वेज, इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही बेमेल है इसके आउटफिट से या इसके बाहर की दिखने वाली पर्सनैलिटी से। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो असंगत, मेल न खाने वाला, मिसमैच, समथिंग दैट डज नॉट मैच और डज नॉट गो वेल टुगेदर। सिंपल वे में आप इस तरह से याद रख सकते हो। हमारा अगला शब्द है घटिया। घटिया को इंग्लिश में बोला जाता है इनफेरियर। इनफेरियर एडजेक्टिव होता है, घटिया भी विशेषण है, किसी चीज के निम्न स्तर को दिखाता है, कम गुणवत्ता वाला जो है घटिया माल है, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति के लिए भी ये बात बोला जा सकता है, किसी वस्तु के लिए भी ये बोला जा सकता है, किसी क्वालिटी को भी डिफाइन कर सकता है, किसी स्टैंडर्ड को भी डिफाइन कर सकता है। तो जब हम घटिया बोलते हो तो इसका मतलब है कि वो इंफेरियर है, लो ग्रेड है, पुअर क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, मीन है, ठीक है, पर्सन के लिए मीन है। तो जैसे अगर हमें बोलना हो, जैसे पहले इंग्लिश में मीनिंग समझते हैं, समथिंग दैट इज लोअर इन क्वालिटी और स्टैंडर्ड, तो उसे हम क्या बोलेंगे, घटिया है, इंफेरियर है। जैसे यह घटिया प्रोडक्ट जल्दी खराब हो गया, मतलब क्या, दिस इंफेरियर प्रोडक्ट गॉट डैमेज्ड क्विकली। अगर हमें बोलना हो कि परीक्षा में, एग्जाम में घटिया प्रदर्शन से वह निराश हुआ, मतलब कि उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, अच्छे से अच्छा एग्जाम उसका नहीं गया, तो यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं कि he or she was disappointed by his inferior performance in the exam। अगला शब्द है हमारा मनोहर। मनोहर, मनोहर कहानियां है ना। तो मनोहर जो शब्द है उसका आप इंग्लिश अगर समझें तो इंग्लिश में आप चार्मिंग बोल सकते हो या प्लीजिंग भी बोल सकते हो। मन को हरने वाला, जो चीज देखने में सुंदर लगे, मन को अच्छा लगे, अच्छा महसूस कराए, आपके मन को अच्छा महसूस कराए, उसे हम मनोहर कहते हैं। आपने सुना होगा कि उसका व्यक्तित्व बहुत ही मनोहर है, मतलब कि उसकी चार्मिंग पर्सनालिटी है, उसकी प्लीजिंग पर्सनालिटी है, ठीक है, डिलाइटफुल है, अट्रैक्टिव है। तो ये सारे मनोहर को आप इस तरह से बोल सकते हो, समथिंग दैट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लीजेंट टू सी। जैसे मान लो अगर हमें बोलना हो कि जो गार्डन है वो बहुत मनोहर है, देखने में बहुत अच्छा है, तो गार्डन इज वेरी चार्मिंग, ठीक है, उसका चेहरा बहुत मनोहर है, हिज फेस या हर फेस इज वेरी चार्मिंग, वह दृश्य बहुत मनोहर है, दिस सीन इज वेरी चार्मिंग या दैट सीन इज वेरी चार्मिंग। तो हम इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। प्लेस, वो जगह बहुत मनोहर है, मतलब दैट प्लेस इज वेरी चार्मिंग। हमारा अगला शब्द है संपीड़ित। संपीड़ित, संपीड़ित को इंग्लिश में बोला जाता है कंप्रेस्ड, या दबाया हुआ, या कसा हुआ, ठीक है, कंप्रेस्ड। ये जनरली विशेषण है ये शब्द, तो मतलब किसी चीज की विशेषता बता रहा है। कंप्रेस, कंप्रेस सुना होगा ना, दबा हुआ चीज जो है कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो। तो जब किसी चीज को दबाकर उसका आकार जब आप छोटा कर देते हो या बहुत ही ज्यादा घनत्व वाला बना देते हो, डेंस बना दिया जाता है किसी चीज को, उस चीज को, तो उसे हम कहते हैं संपीड़ित। है मजा लेना, कहते हैं ना, मजा लेना, आनंद लेना। तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेरी कॉमन वर्ड, एंजॉय करना, ठीक है, सबको पता होगा एंजॉय करना। किसी चीज को करने टाइम जब आप अच्छा फील करते हो, प्लेजर फील करते हो, प्लेजर प्राप्त करते हो, तो वहां पर हम एंजॉय बोलेंगे। इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या हो गया, टू टेक प्लेजर इन और गेट एंजॉयमेंट फ्रॉम समथिंग, लाइक एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय द मोमेंट, एंजॉय द जर्नी, बोलते हैं ना, एंजॉय योर फूड, एंजॉय वन सेल्फ, इस तरह से हम बोलते हैं। नेक्स्ट है कोरी कल्पना या मनगढ़ंत बात। कोरी कल्पना को इंग्लिश में बोलेंगे या मनगढ़ंत बात को इंग्लिश में बोल सकते हैं हम फिगमेंट, FIGMENT। फिगमेंट एक संज्ञा होता है, संज्ञा है, और जब कोई चीज रियलिटी में नहीं हो, रियलिटी में प्रेजेंट नहीं हो, सिर्फ इमेजिनेशन में या मन में बनाई गई हो, तो उस चीज को हम कहते हैं कोरी कल्पना है, मनगढ़ंत बात है। इंग्लिश में कहे तो समथिंग दैट एग्जिस्ट, something that exists only in the imagination and is not real। अगला वर्ड है गवारूपन। गवार सुना ना, गवार मतलब जिसे बोलने का तहजीब ना हो। देखो, गांव में रहने वाले को गवार नहीं बोल रहे हैं, लोगों का ना परसेप्शन गलत है इस चीज को। गवारूपन शहर में रह के भी हो सकता है व्यक्ति। गवारूपना मतलब होता है जैसे एटिकेट्स नहीं होता है, अजीब तरह से बात करता है। तो गवारूपन को हम इंग्लिश में बोलेंगे रस्टी सिटी, रस्टी सिटी। असभ्यता जिसे आप बोलते हो, अनसिविलाइज्ड बोलते हो, या आप कह सकते हो अशिष्ट व्यवहार। तो गवारूपन का अर्थ होता है अनसिविलाइज्ड, रूड होना, अनकल्चर्ड होना, मतलब कि पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, सेंसलेस बात करना, किसी को भी नीचा दिखा देना, तो उसको हम गवारूपन में ही काउंट जनरली करते हैं। जैसे कि अच्छा, इसका ना एक और वर्ड होता है बोरिश, बोरिश, ठीक है, BOORISH।
तो जैसे कि इंग्लिश में क्या हो, इसका मीनिंग क्या हो गया, द क्वालिटी ऑफ बीइंग रूड, अनकल्चर्ड और लैकिंग रिफाइनमेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रस्टिसिटी, गवारूपन। ठीक है, एग्जाम्पल है, जैसे मान लो हमें बोलना हो कि उसके व्यवहार में गवारूपन जो है वो साफ दिखाई देता है, तो कैसे बोल रहे हैं इसे इंग्लिश में, कैसे बोलेंगे, हिज बिहेवियर क्लियरली रिफ्लेक्ट्स बुरिशनेस या रस्टिसिटी। फाइन, नेक्स्ट इज स्वच्छ बनाना, स्वच्छ नहीं स्वच्छ बनाना, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ। स्वच्छ बनाने को इंग्लिश में बोलते हैं सैनिटाइज। इंग्लिश में सैनिटाइज बोलना मतलब क्या, कीटाणु रहित बनाना, स्वच्छ बनाना, किसी चीज को, किसी स्थान को, किसी वस्तु को साफ करके उसे जर्म्स वगैरह से मुक्त करने को हम सैनिटाइज बोलते हैं। टू क्लीन समथिंग थोरोली, टू रिमूव जर्म्स एंड पर्पस क्या होता है, मेक इट हाइजेनिक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैनिटाइज, स्वच्छ बनाना। जैसे कि बोलते हैं ना, सैनिटाइज योर हैंड्स, सैनिटाइज द सरफेस। फाइन, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है इत्मीनान से टहलना। कहते हैं ना, हमें टहलना है, मुझे इत्मीनान से टहलने दो, तो हम इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉन्टर, सॉन्टर, SAUNTER, सॉन्टर जहाँ पे वर्ड यूज हो गया मतलब वो उसका अर्थ है इत्मीनान से टहलना। ये वर्ब और नाउन है, नाउन भी एज अ नाउन भी यूज करते हैं, सॉन्टर वर्ड को एज अ वर्ब भी यूज करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति बिना किसी जल्दी के, बिना किसी वरी के, किसी चिंता के, आराम से, इत्मीनान से, वक्त लेते हुए चलता है, टहलता है, तो वहां पे हम सॉन्टर बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग है इसका, टू वॉक इन अ स्लो, रिलैक्स्ड एंड अनहरीड मैनर, जैसे सॉन्टर इनटू अ रूम या सॉन्टर अलोंग। सॉन्टर अलोंग मतलब आराम आराम से चलते जाना, सॉन्टर इनटू अ रूम मतलब आराम से कमरे में टहलना। ठीक है, नेक्स्ट इज सिकुड़ना। बहुत लोगों को पता होगा, श्रिंक होता है इसका इंग्लिश। अब बोलोगे कि मैम इतना इजी वर्ड क्यों सिखा रहे हो, इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोगों को नहीं पता है। ठीक है, और दूसरी बात है, कभी कभी कॉमन वर्ड जो होते हैं ना, हमें याद नहीं आते, तो इसलिए मैं आपको इसमें मिलते जुलते वर्ड्स, मतलब कि मिला हुआ वर्ड्स देखने को मिलेगा। ठीक है, सिकुड़ना का इंग्लिश होता है श्रिंक। श्रिंक मतलब टू बिकम स्मॉलर इन साइज, किसी चीज का गर्मी, ठंड, पानी, किसी भी एक्सटर्नल कारण से जब उसका साइज छोटा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं श्रिंक, टू बिकम स्मॉलर इन साइज। अगला वर्ड है विनती करना। विनती, बहुत लोग बिनती बोलते हैं, बिनती नहीं होता है, विनती। विनती करना मतलब एंट्रीट। ठीक है, इन ट्रीट, विनती करना, या बोलते हैं बहुत आग्रह करना किसी चीज के लिए या किसी भी बात के लिए। तो किसी से कुछ करने या न करने के लिए बहुत ज्यादा विनम्रता के साथ, गंभीरता के साथ जब आप अनुरोध करते हैं तो वो कहलाता है विनती करना। टू आस्क समवन अर्नेस्टली एंड सिंसियरली टू डू समथिंग, जैसे कि अर्नेस्टली इंट्रीट मतलब गंभीरता पूर्वक विनती करना। नेक्स्ट इज छिटपुट। सुना होगा ना, छिटपुट काम बचे हैं मेरे, या छिटपुट चीजें हैं, तो छिटपुट को इंग्लिश में क्या बोलोगे, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, है ना। छिटपुट को इंग्लिश में बोलते हैं स्पोरेडिक। स्पोरेडिक याद रखिए, SPORADIC। स्पोरेडिक का मतलब होता है कभी कभी, या इरेगुलर, या रुक रुक कर, तो हैपनिंग समटाइम्स एंड नॉट रेगुलरली, जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में और कभी कभी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, छिटपुट। जो कभी कभी और अलग अलग जगहों पर हो, ये भी कॉन्टेक्स्ट आता है, हैपनिंग समटाइम्स एंड नॉट रेगुलरली। जैसे किसी, मैं बताती हूँ आपको, जैसे मान लो हमें बोलना हो कि शहर के कुछ हिस्से में छिटपुट बारिश हुई। कहते हैं ना कि यार यहाँ पर तो मान लो कि पटना सिटी है, तो पटना सिटी में कहीं कहीं पर छिटपुट छिटपुट बारिश हुई, तो कैसे बोलेंगे, देयर वॉज स्पोरेडिक रेन इन सम पार्ट ऑफ द पटना सिटी या इन दिल्ली, ऐसे हम बोल सकते हैं जो भी लोकेशन है। नेक्स्ट है जोर से मारना। जोर, जोर नहीं, इट्स अ जोर। ठीक है, जोर से मारना, जोर से मारने को हम बोलेंगे स्लैम। स्लैम है, यहाँ पे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, जैसे आप क्रॉस कर रहे हो, रूम से निकले, जोर से मार दिए, दरवाजा लग गया, तो वहां पे क्या है, स्लैम द डोर। ठीक है, इस तरह का कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रही हूँ। तो जोर से मारने को हम बोलेंगे स्लैम, वर्ड है ये। देखो, प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है, और लेकिन धीरे धीरे इस पे कमांड हो सकता है। ठीक है, आप अगर ये सोचोगे ना कि मैं एकदम अच्छे से प्रोनाउंस करना शुरू कर दूं, तो वो गलत होगा, आपकी गलत डिमांड है। पहले शब्द है, आपके जो वर्ड है, उसको इसकी इंग्लिश सीखिए, उसके बाद धीरे धीरे आप जब बात करोगे ना, अपने आप आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगी। तो हम कहाँ पर थे, जोर से मारना, स्लैम, टू हिट और शट समथिंग विथ ग्रेट फोर्स, किसी चीज पे को बहुत जोर से मारना या पटकना, तो वो क्या होता है, स्लैम। नेक्स्ट इज शिलान्यास। शिलान्यास, शिलान्यास इसे इंग्लिश में बोलते हैं फाउंडेशन। मतलब क्या होता है शिलान्यास, न्यूज में देखा मैंने। शिलान्यास वर्ड जो है,
इसका अर्थ होता है फाउंडेशन, इंग्लिश होता है फाउंडेशन, नाउन होगा इसका, मतलब नींव, कहते हैं ना नींव रखना या स्थापित करना। फाउंडेशन का अर्थ होता है नींव या आधार, और फाउंड का अर्थ होता है नींव रखना या स्थापित करना, किसी इमारत का, किसी बिल्डिंग का, सड़क का, कोई भी प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू करने के लिए हम उसकी नींव रखते हैं। तो रखने की जो फॉर्मेलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? शिलान्यास। फाइन, तो इसका इंग्लिश क्या हो गया? द फॉर्मल एक्ट ऑफ स्टार्टिंग अ कंस्ट्रक्शन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ स्टार्टिंग अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बाय लेइंग इट्स फाउंडेशन स्टोन। तो उसको क्या बोलेंगे? शिलान्यास। नेक्स्ट इज, शिला मतलब होता है स्टोन। नेक्स्ट इज निद्राजनक। निद्राजनक का क्या अर्थ हो गया? निद्राजनक मतलब होता है इंग्लिश पहले देखते हैं। निद्राजनक का इंग्लिश होता है सोमनीफेरस। सोमनीफेरस मतलब क्या हो गया? सोमनीफेरस का अर्थ होता है कि जो नींद लाए, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो नींद लाए या नींद आने का कारण बने, तो उसे हम हिंदी में बोलते हैं ये निद्राजनक चीजें हैं, ये निद्राजनक दवाई है, तो उसे इंग्लिश में हम बोलेंगे सोमनीफेरस। समथिंग दैट मेक्स यू स्लीपी और कॉज स्लीप, तो उसे हम ये बोलेंगे सोमनीफेरस। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हमें बोलना हो कि इस मेडिसिन का निद्राजनक प्रभाव हो सकता है, मतलब क्या हुआ? दिस मेडिसिन मे हैव अ सोमनीफेरस इफेक्ट। इंग्लिश में बोलेंगे, मतलब नहीं हुआ इसका, मतलब कि इस मेडिसिन का सोमनीफेरस इफेक्ट हो सकता है। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अगला शब्द है आहार विहार। आहार विहार क्या होता है भाई? आहार विहार होता है इंग्लिश में डाइट एंड लाइफस्टाइल। पूछते हैं ना, डॉक्टर के पास जाओ तो पूछते हैं ना कि आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में बताइए, कहते हैं, या कोई भी व्यक्ति पूछता है तो उसके हिंदी में क्या बोलेंगे? आहार विहार। ये नाउन फ्रेज है, मतलब क्या हुआ? संज्ञा वाक्यांश है। हम वाक्यांश भी सीखते हैं, ठीक है। तो खाने पीने और रहन सहन की जो आदतें हैं उसे हम डाइट और लाइफस्टाइल बोलते हैं। आहार विहार का क्या मतलब होता है कि कोई व्यक्ति क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, कब सोता है, कब जागता है, एक्सरसाइज करता है या नहीं करता है, उसकी दैनिक जो डेली का रूटीन है, वो दिनचर्या है, वो कैसी है, तो उसे हम बोलेंगे आहार विहार। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि यार स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार विहार अपनाना चाहिए, मतलब क्या हो गया कि हर एक को फॉलो करना चाहिए क्या? बैलेंस डाइट एंड लाइफस्टाइल टू स्टे हेल्दी। नेक्स्ट इज स्वास्थ्यवर्धक। स्वास्थ्यवर्धक का इंग्लिश होता है सेल्यूब्रियस। सेल्यूब्रियस ऐसे LUBRIOUS, याद रखिएगा इसका स्पेलिंग। सेल्यूब्रियस मतलब होता है जो स्वास्थ्य को जो चीज बेहतर बनाए, ठीक है, हेल्थ प्रमोटिंग हो, बेनिफिशियल टू हेल्थ हो, तो उसे हम सेल्यूब्रियस बोलेंगे, और हिंदी में स्वास्थ्यवर्धक इसका शब्द है। तो जो चीज शरीर के लिए फायदेमंद हो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, आपको स्ट्रॉन्ग बनाए इंटरनली एक्सटर्नली, तो उसे हम स्वास्थ्यवर्धक कहते हैं। जैसे सेल्यूब्रियस एनवायरनमेंट, स्वास्थ्यवर्धक वातावरण, या कहते हैं सेल्यूब्रियस डाइट, स्वास्थ्यवर्धक आहार। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अगर बोलना हो कि सेल्यूब्रियस डाइट कीप्स द बॉडी हेल्दी, मतलब क्या हुआ कि जो स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं वो क्या है, मतलब कि जो डाइट है, खाने पीने की चीजें हैं, वो क्या है, आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। अगला शब्द है भू राजनीतिक तनाव। भू राजनीतिक तनाव, इस पेपर का है वो ये फ्रेज, इट्स वाक्यांश। भू राजनीतिक तनाव का होता है जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन, देश के क्षेत्र के बीच जो पॉलिटिकल तनाव होता है, स्ट्रेस जिसे आप बोलते हो। तो मान लो कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच राजनीतिक डिफरेंसेस हो, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, या पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो, या कोई राइवलरी हो, तो वो क्या होता है, वो तनावपूर्ण स्थिति पैदा उसकी वजह से होती है। तो उसे हम कहते हैं क्या? भू राजनीतिक तनाव, जियो पॉलिटिकल टेंशन। ठीक है, पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन कंट्रीज और रीजन, जैसे कि उनके बीच सब कहते हैं ना कि बहुत बढ़ता हुआ भू राजनीतिक तनाव, तो राइजिंग जियो पॉलिटिकल टेंशन। या आप कहते हो ना कि बढ़ता हुआ, गंभीर होता हुआ भू राजनीतिक तनाव, मतलब एस्केलेटिंग जियो पॉलिटिकल टेंशन। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। हमारा अगला है स्थिर ऋण वृद्धि। स्थिर ऋण वृद्धि को इंग्लिश में बोलेंगे स्टेडी क्रेडिट ग्रोथ। स्टेडी क्रेडिट ग्रोथ मतलब क्या हो गया कि जब बैंकों के द्वारा या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिसे आप वित्तीय संस्थान बोलते हो, तो उनके द्वारा दिए जाने वाले लोन्स क्रेडिट में बिना अचानक उतार चढ़ाव की लगातार जो बढ़ोतरी होती है, तो उसे हम स्थिर ऋण वृद्धि कहते हैं। ठीक है, समझ आया? स्थिर ऋण वृद्धि मतलब क्या हुआ कि जब बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए जाने वाले लोन्स और क्रेडिट में बिना अचानक उतार चढ़ाव की लगातार बढ़ोतरी होती है।
ठीक है। अ कंसिस्टेंट एंड स्टेबल इंक्रीज इन लोन्स और क्रेडिट इज कॉल्ड स्टडी क्रेडिट ग्रोथ। जैसे क्या हो गया, जैसे मान लो अगर हमें बोलना है कि बैंकों में स्थिर ऋण वृद्धि जो है अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। सकारात्मक मतलब क्या, पॉजिटिव। तो स्टेडी क्रेडिट ग्रोथ इन बैंक इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द इकोनॉमी। नेक्स्ट इज, हम वाक्यांश यूज करते हैं ना, अनुमान के अनुरूप। अनुमान के अनुरूप को इंग्लिश में हम कहते हैं इन लाइन विथ। इन लाइन विथ, जैसा अनुमान लगाया गया था वैसा ही इसका अर्थ होता है, ठीक है, जैसा अनुमान लगाया था वैसा ही। तो इन लाइन विथ एज एक्सपेक्टेड बोलते हैं, है ना। तो जब कोई रिजल्ट या कोई भी इवेंट, कोई घटना पहले से लगाए गए एक्सपेक्टेशन अनुमान के अनुसार ही होती है तो कहा जाता है कि ये अनुमान के अनुरूप है, एज एक्सपेक्टेड है, जैसा सोचा गया था वैसा, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोलना हो कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अनुमान के अनुरूप है, मतलब कि द कंपनीज प्रॉफिट वाज इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट इज अवसाद संध्या। अवसाद संध्या क्या होता है भाई? अवसाद मतलब ग्लूमी। ग्लूमी क्या होता है? ग्लूमी मतलब, पहले अवसाद संध्या को इंग्लिश में बोला जाता है ग्लूमी इवनिंग, मतलब उदासी या निराशा से भरी जो शाम हो, बहुत एनर्जीलेस, बहुत अजीब सा शाम, कभी कभी किस बहुत सब लोगों के साथ ऐसा होता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? अवसाद संध्या, या अवसाद मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, ग्लूमी मॉर्निंग भी बोल सकते हैं। तो उदासी से भरी शाम में जब पूरा इन्वायरमेंट है वो शांत हो, उदास हो, तो उसे हम बोलेंगे ग्लूमी इवनिंग। नेक्स्ट इज तेजी का सिलसिला। तेजी का सिलसिला जो है इसे इंग्लिश में बोला जाता है बुलिश मोमेंटम। बुलिश मोमेंटम, बुलिश मतलब बुलिश वाला बुलिश नहीं, बुल होता है ना स्टॉक मार्केट में, बुल बहुत तेजी, तो उसी को कहा गया बुलिश का सिलसिला, मतलब तेजी का सिलसिला मतलब बुलिश मोमेंटम, अ कंटिन्यूइंग अपवर्ड ट्रेंड। तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाजार में तेजी का लगातार बना रहना, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बुलिश मोमेंटम। जब किसी मार्केट में शेयर या कीमत में लगातार तेजी बनी रहती है, ये अर्थ है। नेक्स्ट इज निराशाजनक। निराशाजनक को इंग्लिश में बोलते हैं डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंटिंग मतलब समथिंग इज नॉट एज गुड एज यू एक्सपेक्टेड। डिसअपॉइंटिंग है यार, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। अभी हमने एक वर्ड देखा ना एज एक्सपेक्टेड वाला, यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट निराशाजनक है, जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, मतलब कि पॉजिटिव नहीं हुआ, जो सोचा था उससे कम हुआ, वो हो जाता है निराशाजनक। जब किसी व्यक्ति का, किसी रिजल्ट, कोई स्थिति हमारी उम्मीदों पे पूरी नहीं होती है तो हम निराश होते हैं, तो उसे हम, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? निराशाजनक, डिसअपॉइंटमेंट या डिसअपॉइंटिंग। नेक्स्ट इज प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार को इंग्लिश में बोला जाता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी, द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग समथिंग नोन टू मेनी पीपल, तो उसे हम क्या कहेंगे? पब्लिसिटी। जैसे कि मान लो हमें बोलना है सरकार ने नई प्रोजेक्ट को बड़े स्तर पर उसे पब्लिसिटी, प्रचार प्रसार किया उसका, तो द गवर्नमेंट गेव वाइड पब्लिसिटी टू द न्यू स्कीम, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोला किसी भी नए प्रोडक्ट की सफलता के लिए प्रचार प्रसार जरूरी है, मार्केटिंग जरूरी है, तो इफेक्टिव पब्लिसिटी इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी न्यू प्रोडक्ट। सो शब्द है अपूर्ण या अधूरा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनकम्प्लीट। अपूर्ण है, अधूरा है, ठीक है, ये विशेषण होता है, ये हिंदी शब्द विशेषण के तौर पे ये इसका प्रयोग करते हैं, और जिसका इंग्लिश होता है इनकम्प्लीट। इंग्लिश में अगर हम इनकम्प्लीट कहते हैं तो जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है तो वो इंग्लिश मीनिंग भी इसका सीख सकते हैं। समथिंग दैट इज नॉट फिनिश्ड और नॉट कंप्लीट, तो उसे हम इनकम्प्लीट कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई काम हो, कोई जानकारी, कोई भी चीज़ हो, कोई भी डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कोई प्रोसेस भी हो सकता है, तो वो जब पूरी नहीं होती है तो उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट है, अधूरा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जैसे कि अगर हमें बोलना हो कि यह जो एप्लीकेशन है ये इनकम्प्लीट है, मतलब आपने सारे इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन में नहीं प्रोवाइड किए हैं। आई होप समझ में आया हो। हमारा अगला शब्द है प्रयत्न करना या प्रयास करना। प्रयत्न करना या प्रयास करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं अटेम्प्ट, ठीक है, अटेम्प्ट। जैसे टू अटेम्प्ट वर्ब एज अ वर्ब भी काउंट होता है, और इसे हम अटेम्प्ट को नाउन भी यूज कर सकते हैं, एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से इसे यूज कर रहे हो। तो अटेम्प्ट मतलब क्या हो गया? प्रयत्न करना या प्रयास करना। टू ट्राई टू डू समथिंग, जब आप किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, चाहे सफलता मिले या ना मिले, ये तो लास्ट में डिपेंड करता है, लेकिन आपने उसे कंप्लीट करने का या उसे करने का प्रयास किया तो उसे हम कहते हैं अटेम्प्ट करना, ठीक है। जैसे कि उसने परीक्षा पास करने का अटेम्प्ट किया, मतलब यहाँ पे प्रयास किया, परीक्षा पास करने का प्रयास किया, वो एग्जाम उसने दिया, और वो ऑब्वियसली एग्जाम दिया तो वो चाहता होगा कि वो पास करे। हमारा अगला शब्द है
जोर देना किसी चीज पे, या कभी कभी आप ऐसे भी बोलते हो कि किसी चीज पर विशेष महत्व देना, विशेष महत्व देना, जोर देना। तो वहां पर इंग्लिश में वो एज अ वर्ड बोलेंगे हम एम्फेसाइज, एम्फेसाइज करना। फाइन, ये क्रिया एज अ वर्ब काउंट होगा, एम्फेसाइज वर्ड, जोर देना, विशेष महत्व देना। टू गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू समथिंग को हम कहते हैं एम्फेसाइज, ठीक है। तो जब आप किसी पॉइंट पे, किसी बात पर, किसी विचार पर, किसी तथ्य पर, फैक्ट को अधिक महत्व देते हैं, या उस चीज, किसी बात पर अधिक जोर देते हैं और स्पष्ट रूप से बताते हैं, तो वहां पर हम वहां बोलते हैं इंग्लिश में एम्फेसाइज कर रहा है। जैसे कि अगर बल देना कहते हैं ना, बल देना, वो इस बात पे बहुत ज्यादा बल दे रहा है, या कभी कभी कोई चीज लिखा होता है और वहां पर एक अंडरलाइन किया होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस बात पे जोर दिया जा रहा है। तो जैसे मान लो कि अगर हमें बोलना हो कि जो टीचर्स हैं वो डिसिप्लिन पर जोर देते हैं, मतलब कि डिसिप्लिन करो, ठीक है, डिसिप्लिन में रहो, तो यहाँ पे कैसे बोल देंगे कि जो टीचर्स हैं वो डिसिप्लिन, अनुशासन पर एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर एम्फेसाइज किया, जोर दिया, मतलब कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, विशेष महत्व रखता है ये। हमारा अगला शब्द है ताना मारना, या आप कह सकते हो व्यंग करना, व्यंग करना, ठीक है। देखो ताना मारना मतलब क्या होता है, पहले तो इसका इंग्लिश देखते हैं। ताना मारना को हम इंग्लिश में बोलते हैं टॉन्ट, ठीक है, टॉन्ट करना, उसने टॉन्ट करा, ठीक है, उसने ताना मारा, या उसने उपहास उड़ाया, उपहास करा, या उसने चढ़ाया, तो उसको हम टॉन्ट बोलेंगे, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति किसी को इंसल्ट करने या मॉक करना, मॉक MOC के, मॉक मतलब होता है चिढ़ाना, या मजाक उड़ाने के लिए कोई बात बोलता हो, तो उसे हम टॉन्ट कहते हैं। अच्छा, एक शब्द और है सरकाज़म। सरकाज़म भी बहुत लोग समझते हैं कि टॉन्ट जो होता है वो सरकाज़म भी होता है, और सरकाज़म को हम टॉन्ट भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, मैं आपको समझाती हूँ। टॉन्ट जो होता है वो डायरेक्टली बोला जाता है, जैसे कि यार तुम अगर नहीं जैसे मान लो कोई व्यक्ति है लेट आ रहा है, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं यार तुम बहुत लेट आते हो, अगर इस तरह से हमेशा लेट आओगे तो तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। यही अगर हमें एज अ सरकाज़म यूज करना है, तो हम कैसे बोलेंगे, यार लेट आ रहा है सामने वाला बंदा, बट फिर भी हम बोल रहे हैं कि यार तुम तो बड़ा जल्दी आते हो। मतलब क्या हुआ कि वो लेट आ रहा है, लेकिन हम उसका मजाक उड़ाने के लिए उसका उलट बोल रहे हैं, तो ये हो जाता है सरकाज़म। डिफरेंस समझ में आया। टॉन्ट का डिफरेंस होता है, टॉन्ट और सरकाज़म में बस एक डिफरेंस होता है कि टॉन्ट में भी आप इंसल्ट करते हो, लेकिन डायरेक्ट बोलकर, और या कभी कभी सही बातों पर भी जब आप खड़ी खोटी सुना देते हो, तो उसको भी आप टॉन्ट बोल सकते हो। लेकिन सरकाज़म जो होता है वो होता है हंसी मजाक में सामने वाले को ऐसा बोल देना या उलट बोल देना, तो उसको हम सरकाज़म बोलेंगे, ठीक है। ये सब छोटे डिफरेंस को याद रखिएगा। हमारा अगला शब्द है राज बताना या भेद खोलना। तो राज बताना या भेद खोलने को इंग्लिश में बोलते हैं रिवील, ठीक है, रिवील। तो जब कोई बात है, कोई इंफॉर्मेशन है छुपी हुई है, कोई सच्चाई है छुपी हुई है, सीक्रेट है, जो तब अगर वो सबके सामने आप बता दो, या सबके सामने नहीं किसी और से बता दो, किसी की बात किसी और को बता दो, या कोई इंफॉर्मेशन है उसको बता दो, तो वो हो जाता है रिवील करना, जिसे छुपा रहना चाहिए था। तो वो जब सामने वाले को पता चल जाता है, तो हम कह देते हैं ना कि ये राज बता दिया गया, या इन्फॉर्मेशन लीक हो गया, रिवील हो गया, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो टू मेक समथिंग सीक्रेट और हिडन नोन, टू मेक समथिंग सीक्रेट और हिडन नोन, यहाँ पे अंडरलाइन, ठीक है। नोन मतलब जो चीज छुपा होना चाहिए था, जो चीज सीक्रेट होना चाहिए था, जब उसे बता दिया गया सामने वाले को या बहुत लोगों को, तो वो हो जाता है रिवील। जैसे कि अगर हमें बोलना हो कि उसने अपना राज किसी को नहीं बताया, तो हम कैसे बोलेंगे, he did not reveal his secret to anyone। अगला शब्द है भड़कीला। भड़कीला, भड़कीला को इंग्लिश में बोला जाता है गॉडी। अब भड़कीला क्या होता है, पहले तो ये विशेषण शब्द है, ये शब्द जो है विशेषण के तौर पे यूज होता है। गॉडी का अर्थ होता है बहुत ज्यादा किसी चीज का चमकीला होना, दिखावटी होना, बहुत ज्यादा एक्सेस, रंग रंग यूज हुआ होता है, उसमें बहुत ज्यादा सजावट यूज होती है, जो आकर्षक नहीं दिखती है, ठीक है, भद्दी दिखने लगती है। एक पॉइंट पे आके जब भद्दी दिखने लगी, बहुत सजावट वाली चीज है, तो उसे हम भड़कीला बोलते हैं, और उसे इंग्लिश में गॉडी बोलते हैं। टू ब्राइट, कलरफुल और शोई इन अ वे दैट इज नॉट अट्रैक्टिव, तो उसे हम क्या बोलेंगे, भड़कीला, ठीक है, जो असंतुलित लगे। फाइन। तो भड़कीला, दिखावटी, अत्यधिक चमकीला भी आप बोल सकते हो। जैसे कि अगर हमें बोलना हो उसने पार्टी में बहुत भड़कीले कपड़े पहन रखे थे, तो मैं कैसे बोलूंगी इसे, शी वोर गॉडी क्लोथ्स टू द पार्टी, शी वोर गॉडी क्लोथ्स टू द
पार्टी। ठीक है, जैसे अगर बोलना हो कि मुझे भड़कीली सजावट पसंद नहीं है तो मैं बोलूंगी आई डोंट लाइक गॉडी डेकोरेशंस। फाइन। नेक्स्ट इज अनुचित। अनुचित, ये बात अनुचित है, बोलते हैं ना शब्द अनुचित, तो अनुचित प्रयास है। तो अनुचित का इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश होता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मतलब क्या हो गया? नॉट राइट, नॉट सुटेबल और नॉट अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो उसे आप अनुचित बोलते हो, जो सही नहीं है, जो उचित नहीं है, जो नियमों के अनुसार नहीं है, गलत है, अशोभनीय है, तो वहां पर हम बोलेंगे इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर एक्ट हो सकता है, इम्प्रॉपर कंटेंट हो सकता है, इम्प्रॉपर गाइडेंस होता है, कुछ भी, कोई भी चीज जो सही नहीं है, एक रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, एक लाइन जो समाज सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है, सब चीज को हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। एक मापदंड होता है हर चीज का, तो उस मापदंड के जो अकॉर्डिंग नहीं हो तो वो चीज इम्प्रॉपर हो जाता है। जैसे कि मान लो हमें बोलना हो कि यार उसने मीटिंग में बहुत अनुचित कमेंट पास किया, मतलब क्या हुआ? इम्प्रॉपर रिमार्क उसने पास किया ड्यूरिंग द मीटिंग। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। हमारा अगला शब्द है प्रतिभावन। भावान। प्रतिभावान। प्रतिभावान का अर्थ होता है टैलेंटेड। टैलेंटेड मतलब कि इसको आप जानते होगे, टैलेंटेड क्या होता है? टैलेंटेड पहले तो ये एज एडजेक्टिव हम कहते हैं, टैलेंटेड गाय बोलते हैं ना, मतलब गाय नाउन हो गया, संज्ञा हो गया, टैलेंटेड उसकी खूबी हो गई, तो विशेषण हो गया, उसकी विशेषता हो गई। तो जिसमें किसी काम को बहुत अच्छी तरह से करने की एक जो विशेष एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, और कभी कभी प्राकृतिक प्रतिभा होती है, नेचुरल होता है उसमें, तो वहां पर हम टैलेंटेड बोलते हैं। टैलेंटेड चीजें जनरली जो होता है ना, मतलब कि नेचुरली होता है। ठीक है, तो क्या हुआ? हैविंग अ नेचुरल एबिलिटी और स्किल टू डू समथिंग वेल, तो उसे आप बोलोगे प्रतिभावान, मतलब टैलेंटेड। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे बोलना हो कि वह पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक में भी टैलेंटेड है, मतलब क्या हुआ कि वो पढ़ाई में भी बहुत तेज है, साथ ही साथ वो म्यूजिक में भी बहुत टैलेंटेड है। हमारी टीम में, जैसे मैं एक स्पोर्ट्स में हूँ, तो अगर मान लो मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ, तो मुझे अगर बोलना हो कि मेरी टीम में कई टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, तो कैसे बोलेंगे? हमारी टीम में, इन माई टीम या आर टीम हैज मेनी टैलेंटेड प्लेयर्स। तो इस तरह से आप यूज करोगे। हमारा अगला शब्द है निरर्थक। निरर्थक है, निरर्थक प्रयास है। तो निरर्थक का अर्थ होता है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब क्या? हैविंग नो यूजफुल रिजल्ट और यूजलेस। जैसे आप कोई प्रयास कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, लेकिन जो आपका प्रयास है उस डायरेक्शन में नहीं है, तो हम कह देते हैं कि आपका जो प्रयास है वो निरर्थक प्रयास है, मतलब फ्यूटाइल है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में कोशिश कर रहे हो, होता है ना। तो जो चीज यूजफुल ना हो, जो हमें एंड रिजल्ट ना दे, तो वहां पर हम निरर्थक, फ्यूटाइल वर्ड यूज करते हैं। फाइन। हम अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है कुरूप। जैसे वह व्यक्ति बहुत कुरूप है, हालांकि कोई इस तरह से ये शब्द नेगेटिव है। कुरूप मतलब इंग्लिश में अगर कहें तो कुरूप का अर्थ होता है अगली। अगली मतलब नॉट ब्यूटीफुल, नॉट प्लीजेंट टू लुक एट। तो अगर किसी चीज को आप देखते हो जो सुंदर ना लगे, ब्यूटीफुल ना लगे, बदसूरत हो, असुंदर हो, तो वहां पर हम कुरूप शब्द का प्रयोग करते हैं। नॉट ब्यूटीफुल और प्लीजेंट टू लुक एट। ठीक है, अगली बोलते हैं। और ये कुरूप क्या होता है? किसी की विशेषता बताता है, मतलब कि किसी व्यक्ति को वो, हाँ, मतलब कि उस एडजेक्टिव, एज एडजेक्टिव यूज होता है। तो किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे वो कुरूप व्यक्ति है, हम ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना, तो कुरूप का क्या अर्थ हो गया? कि जो सुंदर ना हो, या जो दिखने में प्लीजेंट ना हो, ब्यूटीफुल ना हो। जैसे कि अगर हमें बोलना हो कि जस्ट लाइक किसी के, अगर मैं मेरा थिंकिंग है कि किसी के कुरूप रूप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये सब लोग, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, तो वी शुड नॉट मेक फन ऑफ समवन अगली अपीयरेंस, इस तरह से हम बोल सकते हैं। हमारा अगला शब्द है परोक्ष संकेत। परोक्ष संकेत क्या होता है? परोक्ष संकेत होता है, हिंदी इसकी भारी भरकम है, लेकिन इसे इंग्लिश में हर कोई यूज करता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हिंट। परोक्ष संकेत, हिंट, और ये वर्ब होता है। ठीक है, मतलब एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। परोक्ष रूप से जब आप संकेत देते हैं तो वहां पे एज अ वर्ब काउंट हो जाता है, और जब ऐसे परोक्ष संकेत सिर्फ यूज कर रहे हो ये शब्द, तो एज अ नाउन हम यूज करते हैं। ठीक है, तो किसी बात को सीधे ना कहकर, डायरेक्ट ना बोलकर, इशारे में, या आप कह सकते हो इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से बताना, तो उसे आप, उस चीज को आप कहते हो परोक्ष संकेत करना। ठीक है, हिंट मतलब क्या हुआ? इशारा करना। ठीक है, तो स्मॉल और इनडायरेक्ट सजेशन और क्लू अबाउट समथिंग इज कॉल्ड परोक्ष संकेत, एंड इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड हिंट। जैसे उसकी बातों से मुझे परोक्ष संकेत मिल गया कि वह इस प्लानिंग से खुश नहीं है।
तो क्या हुआ कि उसकी बातों से मुझे हिंट मिल गया कि वो जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उससे वो खुश नहीं है, तो यहाँ पर एज अ हिंट यूज हुआ इन इंग्लिश। नेक्स्ट इज अखंडता। अखंडता क्या होता है? जिसका खंड ना किया जा सके, ठीक है। तो अखंडता नाउन है, शब्द, ये संज्ञा है। अखंडता का अर्थ होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है? ईमानदारी, मोरल के साथ मोरालिटी और अपने प्रिंसिपल पर अटल रहने की जो क्वालिटी होती है, तो उसे हम कहते हैं, जैसे कि मान लो ईमानदारी है, किसी किसी चीज के लिए किसी व्यक्ति का एकजुट और पूरा होना, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम यूज कर सकते हैं, तो उस चीज को भी हम अखंडता कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल अगर समझें तो अपने सिद्धांतों पर अटल रहने का गुण या किसी वस्तु का, किसी देश का, किसी ग्रुप का एकजुट और पूरा होने का भी कॉन्टेक्स्ट है, तो उसे हम इंटीग्रिटी बोलते हैं। अखंडता, ईमानदारी, नैतिक दृढ़ता जिसे बोलते हो, तो वो हो जाता है इंटीग्रिटी। डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। जैसे कि एक अच्छे अधिकारी की पहचान उसकी इंटीग्रिटी से होती है। मतलब क्या हुआ कि उसकी अच्छी कोई अधिकारी है तो उसकी पहचान उसकी ऑनेस्टी से होती है, उसकी मोरल, उसके प्रिंसिपल क्या है उससे होती है। फाइन। नेक्स्ट है, देखो, अखंडता वस्तु के लिए, देश के लिए भी बोला जा सकता है और व्यक्ति के लिए भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट है भरोसा दिलाना। भरोसा दिलाना मतलब क्या होता है? ये वर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये किया जा रहा है, दिलाया जा रहा है, तो भरोसा अलग शब्द है। भरोसा एश्योरेंस को बोलते हैं। जब यहाँ पे भरोसा दिलाना यूज हो रहा है तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे अस्योर, ठीक है, ASSURE, अस्योर। टू टेल समवन कॉन्फिडेंटली दैट समथिंग इज ट्रू और विल हैपन। किसी को विश्वास दिलाना कि सब ठीक होगा या कोई बात निश्चित रूप से सही है। तो ये जब आप किसी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करवा देते हो, भरोसा दिला देते हो, ठीक है, तो वहां पर हम अस्योर वर्ड का यूज करते हैं। टू टेल समवन कॉन्फिडेंटली दैट समथिंग इज ट्रू और विल हैपन। फाइन। जैसे अगर मैंने बोला, एक टीचर है, उसने एक स्टूडेंट को बोला कि मेहनत करोगे तो बहुत सक्सेसफुल होगे, तो इसने क्या किया? एक टीचर ने स्टूडेंट को श्योर किया कि मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल जरूर हो। संपूर्ण, संपूर्ण को इंग्लिश में कहा जाता है कंप्लीट, और कंप्लीट या संपूर्ण जो शब्द है वो एक विशेषण के तौर पर यूज होता है, प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण मतलब होता है किसी चीज का पूरी तरह मतलब पूरा होना, या संपूर्ण होना मतलब होल, WHOLE, होल, या बिना किसी कमी के जब कोई चीज होती है तो उसे हम बोलते हैं कि ये चीज संपूर्ण है, कंप्लीट है, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो समथिंग दैट इज होल एंड फिनिश्ड विथ नथिंग मिसिंग। पूर्ण, पूरा, समग्र, अखंड, ये सारे इससे मिलते जुलते शब्द हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें बोलना हो कि संपूर्ण जानकारी मिली, इसे आप कैसे बोलोगे? ये शब्द का प्रयोग करके, कंप्लीट इंफॉर्मेशन वॉज रिसीव्ड। संपूर्ण कार्य हो गया, मतलब क्या हुआ? द वर्क इज कंप्लीट। संपूर्ण पुस्तक पढ़ी, पूरी पुस्तक पढ़ी, मतलब कि पूरी तरह से बुक पढ़ लिया, तो कैसे बोलेंगे? द एंटायर बुक वॉज रेड। तो इस तरह से आप यूज करेंगे। अगला शब्द है धुंधला। धुंधला, धुंधला को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लरी, और ब्लरी भी एक तरह से, धुंधला और ब्लरी दोनों एक विशेषण शब्द है, मतलब किसी चीज की विशेषता बताता है। जैसे कोई चीज ब्लरी है, धुंधला है, ठीक है, तो वो कोई चीज की विशेषता बता रहा है कि वो ब्लरी है। तो धुंधला का अर्थ होता है जो क्लियर ना हो, स्पष्ट दिखाई ना दे, जिसमें साफपन मतलब शार्पनेस की कमी हो, तो उसे आप धुंधला बोलते हो। जैसे धुंधला का मिलता जुलता हिंदी शब्द हो जाता है अस्पष्ट, या धूमिल बोल सकते हो, साफ न दिखने वाला, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो समथिंग दैट इज नॉट क्लियर एंड इजी टू सी। समथिंग दैट इज नॉट क्लियर एंड इजी टू सी, तो उसे आप ब्लरी बोलोगे या धुंधला बोलोगे। जैसे कि मान लीजिए हमें बोलना हो कि वह तस्वीर धुंधली है, द पिक्चर इज ब्लरी। अगर बोलना हो कि वो शीशा धुंधला हो गया है, तो द ग्लास बिकेम ब्लरी। तो इस तरह से हम शब्द को समझेंगे, प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है प्रतीत होना। प्रतीत होना, प्रतीत होना को इंग्लिश में बोलते हैं सीम, SEEM, ठीक है। सीम वर्ब होता है, क्रिया होता है। प्रतीत होने का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी भी स्थिति का किसी प्रकार का दिखाई देना, अपीयर होना, महसूस होना, अपीयर टू बी जिसे आप बोलते हो, या भले ही वह वास्तव में वैसा हो या ना हो, लेकिन वो वैसा दिख रहा है, वो अलग तरीके से ही दिख रहा है, तो उसे कहते हैं सीम, ठीक है, प्रतीत हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो वहां पे हम सीम वर्ड का यूज करेंगे। जैसे लगना, दिखाई देना, ऐसा आभास होना, प्रतीत होना, ये सारे आपके सिमिलर वर्ड्स हो गए, मतलब मिलते जुलते शब्द हो गए, किसके? प्रतीत होने के। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है टू अपीयर और लुक अ सर्टेन
वे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं अगर मुझे बोलना हो कि वह खुश प्रतीत हो रहा है या वह खुश प्रतीत हुआ, तो कैसे बोलेंगे? ही सीम्ड हैप्पी। समस्या कठिन प्रतीत होती है, मतलब द प्रॉब्लम सीम्स डिफिकल्ट, तो इस तरह से हम यूज करेंगे। हमारा अगला शब्द है टिमटिमाना। टिमटिमाना का इंग्लिश होता है फ्लिकर, फ्लिकर करना, ठीक है, फ्लिकर। और ये वर्ब होता है, ये भी वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे टिमटिमाना एक कार्य है, मतलब वो टिमटिमा रहा है। तो टिमटिमाने का अर्थ होता है जब कोई प्रकाश, जब कोई लाइट बार बार हल्का जलती है, बुझती है, चमकती है, तो उसे आप, जैसे कोई दीपक, कोई मोमबत्ती, या अक्सर आपने देखे होंगे तारे टिमटिमाते हैं, तो उसे आप क्या बोलते हो? स्टार्स फ्लिकर कर रहे हैं। फाइन। इंग्लिश में बोली तो टू शाइन unsteadily with small changes in light, to shine unsteadily with small changes in light। जैसे कि अगर हमें बोलना हो कि तारे टिमटिमा रहे थे, तो कैसे बोलेंगे? The stars were flickering, ठीक है, flickering। बिजली की रोशनी टिमटिमाई, the light flickered। दीपक टिमटिमा रहा था, the lamp was flickering। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। फाइन। तो इस टिमटिमाने का इंग्लिश क्या हो गया? फ्लिकर करना। हमारा अगला शब्द है अवलोकन। अवलोकन, अवलोकन को इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन एक संज्ञा शब्द है। अवलोकन मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, मतलब जब आप किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी घटना को ध्यानपूर्वक, केयरफुल्ली देखते हैं, या एग्जामिन करते हैं, जांचते हैं, या उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, उसे ऑब्जर्व, तो वहां पर क्या होता है? आप उसका अवलोकन कर रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। जैसे नॉर्मली अवलोकन को आप निरीक्षण भी बोल सकते हो, ध्यानपूर्वक देखना, ये सारे शब्द इससे मिलते जुलते शब्द हो गए। इंग्लिश में बोले तो द एक्ट ऑफ वॉचिंग और नोटिसिंग समथिंग केयरफुल्ली। एग्जाम्पल, जैसे मुझे बोलना हो कि वैज्ञानिक अवलोकन महत्वपूर्ण है, मतलब क्या हुआ कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर कुछ वैसा होता है तो, जैसे अवलोकन किया गया, उसका अवलोकन किया गया, मतलब एन ऑब्जर्वेशन वॉज मेड। फाइन। अगला शब्द है उत्सर्जित। उत्सर्जित, उत्सर्जित को इंग्लिश में बोला जाता है इमिटेड। इमिटेड मतलब क्या होता है? बाहर निकाला गया, या छोड़ा गया, या प्रसारित किया गया, तो वहां पर भी हम इमिटेड वर्ड का यूज करते हैं। समथिंग दैट इज सेंट आउट और समथिंग दैट इज रिलीज्ड, तो वहां पर हम इमिटेड या उत्सर्जित शब्द का प्रयोग करते हैं। ये एडजेक्टिव, विशेषण और क्रिया दोनों तरीके से यूज होता है। इमिटेड है मतलब इमिट जो होता है वो आपका V1 फॉर्म होता है, इमिटेड है जो क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल है। फाइन। तो रिलीज्ड, गिवन आउट, डिस्चार्ज, सेंट आउट, ये सारे इससे मिलते जुलते शब्द हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गैस जो है बाहर छोड़ी गई, तो कैसे बोलेंगे? गैस वॉज इमिटेड। लाइट के बारे में भी इमिटेड बोला जा सकता है, जैसे कि प्रकाश बाहर निकला या निकाला, तो निकला, तो क्या बोलेंगे? लाइट वॉज इमिटेड। धुआं छोड़ा गया, स्मोक वॉज इमिटेड। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। हमारा अगला शब्द है, ये ज्योग्राफी का वर्ड है, अभी से थोड़ा ज्योग्राफी के आपके वर्ड्स मिलेंगे। खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड जो होता है उसे इंग्लिश में बोला जाता है सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी मतलब क्या हुआ? आकाश में स्थित प्राकृतिक पिंड, ठीक है। या क्या होता है ये खगोलीय पिंड मतलब क्या होता है कि जो आकाश में, आसमान में स्थित जो प्राकृतिक एक पिंड जैसा होता है। खगोलीय पिंड जो होता है नेचुरल ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो स्पेस में स्थित होती है, जैसे कि आपका प्लैनेट, तारे, चंद्रमा, धूमकेतु, जिसे आप कॉमेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? खगोलीय पिंड। इंग्लिश में बोले तो अ नेचुरल ऑब्जेक्ट इन स्पेस सच एज प्लैनेट, स्टार और मून। तो ये सारे खगोलीय पिंड हो गए। इस वर्ड का हम कैसे यूज करेंगे? जैसे पृथ्वी एक खगोलीय पिंड है, अर्थ इज अ सेलेस्टियल बॉडी। सूर्य सबसे निकट का खगोलीय पिंड है, तो कैसे बोलेंगे इसे? द सन इज सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट अगला शब्द है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल को इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, तारों का समूह जिसे आप बोलते हो, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स जिसे आप बोलते हो, या तारा मंडल, इसे आप ये भी बोल सकते हो। कॉन्स्टेलेशन, तारा मंडल, नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल से संबंधित अगर कोई चीज हो तो उसे आप बोलते हो कॉन्स्टिलेटरी, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन से ही बना हुआ शब्द है। तो नक्षत्र मंडल आकाश में दिखाई देने वाले तारों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी विशेष आकृति, किसी पैटर्न को फॉलो करता है, किसी शेप जैसा प्रतीत होता है, सीन करते हो, उसको देखते हो, उस तरह से प्रतीत होता है, दिखता है। तो
एंशियंट टाइम में इनका जो उपयोग होता था कॉन्स्टलेशन का, वो डायरेक्शन और टाइम जानने के लिए किया जाता था। तो नक्षत्र मंडल आपको समझ में आया। अगर इंग्लिश में इसका मीनिंग समझे तो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आकाश में एक नक्षत्र मंडल दिखाई दिया, तो हम कैसे बोलेंगे? अ कॉन्स्टलेशन अपीयर्ड इन द स्काई। अगला शब्द है धरातल। धरातल, धरातल का इंग्लिश होता है सरफेस, ठीक है, सतह जिसे आप बोलते हो, जमीन का ऊपरी भाग, ये सारे धरातल है, ठीक है। तो धरातल की किसी भूमि, लैंड जिसे आप बोलते हो, वस्तु या क्षेत्र, कोई एरिया की ऊपरी जो सतह होती है, अपर लेयर को हम धरातल कहते हैं। यह शब्द वास्तविक जमीन के लिए भी और किसी विषय के व्यवहारिक मतलब कि प्रैक्टिकल लेवल के लिए भी प्रयोग होता है, मतलब रूपक तौर पे भी इसका प्रयोग करते हैं। सरफेस लेवल, सुपरफिशियल लेवल, ठीक है, तो ग्राउंड लेवल, सरफेस लेवल, इस तरह से हम वर्ड यूज करते हैं धरातल तौर पर। तो इंग्लिश में बोले तो द आउटर और टॉप लेयर ऑफ लैंड और एन ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए बोलना हो कि धरातल समतल है, द सर्फेस इज फ्लैट, योजना धरातल पर उतरी, तो यहाँ पर क्या कॉन्टेक्स्ट दे रहा है? द प्लान रीच द ग्राउंड लेवल, ठीक है, यहाँ पर सरफेस लेवल मतलब ऊपरी तौर पर, ग्राउंड लेवल। इस तरह से आप शब्द को समझ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हमारा अगला शब्द है अप्रभुत। अप्रभुत, अप्रभुत का मतलब होता है, इंग्लिश अगर इसका समझे तो सबऑर्डिनेट। अप्रभुत का मतलब होता है अधीनस्थ बोल सकते हैं, या सबऑर्डिनेट मतलब क्या होगा? गैर प्रमुख या प्रभुत्वहीन, ठीक है, सबऑर्डिनेट। जैसे कि अप्रभुत का अर्थ ऐसा व्यक्ति, ऐसा समूह या ऐसा क्षेत्र जिसके पास प्रमुख नियंत्रण, मेन कंट्रोल या प्रभुत्व, जिसे आप डोमिनेंस बोलते हो, न हो, और जो किसी अन्य के अधीन हो, किसी और के अंडर आता हो, अंडर अथॉरिटी हो, तो उसे आप क्या बोलोगे? अप्रभुत। नॉट डोमिनेंट और अंडर द अथॉरिटी ऑफ अनदर वन, तो उसे आप अप्रभुत बोलोगे। जैसे कि वह अप्रभुत स्थिति में था, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे इस वर्ड को यूज करते हुए? ही वॉज इन अ सबऑर्डिनेट पोजीशन, ही वॉज इन अ सबऑर्डिनेट पोजीशन। यह समूह अप्रभुत रहा, दिस ग्रुप रिमेन्ड सबऑर्डिनेट। फाइन। हमारा अगला शब्द है अनुकूल परिस्थितियां या परिस्थिति। अनुकूल मतलब होता है फेवरेबल, जो आपके पक्ष में हो, कंडीशन, परिस्थितियां। तो अनुकूल परिस्थितियां मतलब लाभदायक परिस्थिति या अनुकूल हालत जो आपके फेवर में हो, आपके पक्ष में हो। अनुकूल परिस्थितियां वह ऐसी सर्कमस्टांस होती है, ऐसा मतलब कि इस तरह का कंडीशन होता है जो किसी कार्य योजना या किसी भी लक्ष्य की सफलता, लक्ष्य की सक्सेस में सहायता करती है। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सर्कमस्टांस में काम करना जो है आसान हो जाता है। तो जब कोई कंडीशन आपके फेवर में रहता है, कुछ चीजें जब आपके फेवर में रहती है, तो आपका काम जो होता है वो आसान हो जाता है। तो आप क्या बोलते हो? हिंदी में बोलोगे कि ये जो समय है आपके अनुकूल है, मतलब आपके फेवर में है, या ये जो परिस्थिति है आपके अनुकूल है, आपके फेवरेबल कंडीशंस, इसे वैसे इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है। जैसे कि अनुकूल परिस्थितियां, उन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिली, फेवरेबल कंडीशंस वेयर अवेलेबल फॉर हिम। इस तरह से आप यूज कर सकते हो शब्द को। हमारा अगला शब्द है दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार मतलब क्या हुआ? हिंदी में अगर समझे आसान भाषा में तो उसे बोलते हो अंडाकार। अंडाकार, ओवल शेप, ठीक है। दीर्घ वृत्त मतलब जैसे अगर ज्योग्राफी लेवल पे जाओ तो इलिप्टिकल इसे बोलते हैं, इलिप्टिकल शेप मतलब कि अंडाकार का शेप, ठीक है। हैविंग द शेप ऑफ एन इलिप्स और ओवल जिसे आप बोलते हो। तो दीर्घ वृत्ताकार, वृत्ताकार का अर्थ होता है ऐसा शेप जो इलिप्स जैसा हो, ना वो सर्कल होता है और वो थोड़ा सा अंडाकार होता है, लंबा होता है, सर्कल ना होके थोड़ा सा सर्कल लिए हुए लंबा होता है, तो उसे आप इलिप्टिकल बोलते हो। एग्जाम्पल क्या है? जैसे ग्रह की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार है, द प्लैनेट्स ऑर्बिट इज एलिप्टिकल। आपने सुना होगा ज्योग्राफी में कि जो प्लैनेट की ऑर्बिट होती है वो किस शेप की होती है? एलिप्टिकल शेप की होती है। फाइन। हमारा अगला शब्द है खिंचाव। खिंचाव, खिंचाव को इंग्लिश में बोला जाता है टेंशन, ठीक है। टेंशन मतलब वो स्ट्रेस वाला टेंशन नहीं बोल रही हूँ मैं। खिंचाव, खींचने की शक्ति को आप खिंचाव बोलते हो। तो खिंचाव का अर्थ होता है जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु पर लगने वाली या खींचने की जो शक्ति होती है, पुलिंग फोर्स, या किसी संबंध, स्थिति अथवा शरीर में उत्पन्न तनाव, स्ट्रेन, तो उसे आप टेंशन बोलते हो।
फाइन। इंग्लिश में अगर नॉर्मली आप बोलते हो पुल करना, स्ट्रेन देना, स्ट्रेस भी आप बोलते हो, टाइटनेस जिसे आप बोलते हो। इंग्लिश में अ पुलिंग फोर्स और अ स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, देयर वाज अ हाई टेंशन इन द वायर, हम ऐसे बोल सकते हैं। फाइन, देयर वाज अ हाई टेंशन इन द वायर मतलब तार में अधिक खिंचाव था, तो पुलिंग फोर्स जिसे आप बोलते हो। नेक्स्ट शब्द, नेक्स्ट वर्ड है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में बोला जाता है एस्ट्रॉयड, आपने सुना होगा। ठीक है, छोटा ग्रह है जिसे लघु ग्रह बोलते हो। तो क्षुद्र ग्रह स्पेस में सूर्य सन की परिक्रमा करने वाला रॉक तरीके का, मतलब जो पिंड जिसे आप बोलते हो वो होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह जो होता है वो एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। तो एक तरह से आप समझिए तो स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट होता है दैट मूव्स अराउंड द सन। ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही बड़े प्लैनेट के साइज के तौर पे, मतलब उसे देखा जाता है बहुत बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे ग्रह बोला गया है इसको। इससे मिलते जुलते शब्द माइनर प्लैनेट भी बोल सकते हो, स्मॉल प्लैनेट के तौर पे ही देखा जाता है, रॉकी स्पेस ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। तो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था, लास्ट शब्द था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।